यूक्रेन की रक्षा सेनाएं एक जगह बैठना या सिर्फ उपलब्ध उपकरणों से संतुष्ट नहीं रहती। वे हमेशा अगली बड़ी चीज पर काम करते रहते हैं, लगातार अपनी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने दुश्मनों पर किसी तरह की बढ़त हासिल कर सकें। यही तरीका है जिसने न केवल यूक्रेन को इतने लंबे समय तक युद्ध में बनाए रखा है, बल्कि उसे बार बार उम्मीदों के खिलाफ जाकर हालात को पलटने की भी अनुमति दी है। और अब कीव की सेनाएं अपनी नवीनतम नवाचार को पेश करने के लिए तैयार हैं, कुछ ऐसा जो इतना मजबूत है जिसे नष्ट करना इतना मुश्किल है कि यहां तक कि अमेरिकी सेना भी इसके बारे में जानकर हैरान रह गई। मिलिए स्किफ से नया स्वदेशी रूप से विकसित बख्तरबंद कर्मी वाहन एपीसी, जो यूक्रेन के सैनिकों को अग्रिम मोर्चे के संघर्षग्रस्त इलाकों से गुजरते समय सुरक्षित रहने में मदद करेगा। किसी भी अन्य एपीसी या बैटल टैक्सी की तरह स्किफ का काम मुख्य रूप से सैनिकों और उपकरणों को युद्ध के मैदान तक और वहां से वापस लाने ले जाने के इर्द गिर्द ही घूमेगा। क्योंकि भले ही वे आम देखने वाले को इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स IFV जैसे दिख सकते हैं, लेकिन एपीसी का झुकाव सीधे युद्ध क्षमता की बजाय गतिशीलता की ओर ज्यादा होता है। इनका इस्तेमाल गोला बारूद, खाना, चिकित्सा उपकरण और अन्य सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी किया जा सकता है, या फिर घायल सैनिकों को खतरनाक जगहों से बाहर निकालने के लिए भी। अब तक यूक्रेन ने इस तरह के कामों के लिए मुख्य रूप से अमेरिकी निर्मित M113 एपीसी पर भरोसा किया है, और यह निश्चित रूप से कोई बुरा विकल्प नहीं है। FMC कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित और निर्मित M113 ने 1960 के दशक की शुरुआत में यूरोप स्थित अमेरिकी सेना में सेवा शुरू की थी और इसने M59 की जगह ली थी। इसका पहली बार अप्रैल 1962 में वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल हुआ और ये उस संघर्ष में अमेरिकी सेना का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया बख्तरबंद वाहन बना। मजबूत चेसिस के चलते सैनिक घने जंगलों और झाड़ियों को पार कर दुश्मन की पोजीशन पर हावी हो सकते थे। जैसे जैसे दशक बीतते गए, M113 को काफी हद तक अधिक आधुनिक, कुशल और बहुप्रकारी ब्रैडली परिवार के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों ने प्रतिस्थापित कर दिया, जिसमें ब्रैडली M2 और M3 जैसे मॉडल ने अग्रिम मोर्चे की जिम्मेदारियां संभाल ली। M113 अब भी सहायक भूमिकाओं में प्रासंगिक है और अमेरिकी सेना इन्हें मोटर कैरियर, इंजीनियर वाहन, कमांड वाहन और बख्तरबंद एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल करती है। अमेरिकी सेना की हैवी ब्रिगेड कॉम्बैट टीमों के पास करीब 6000 M113 वाहन हैं। M113 का डिजाइन कई वेरिएंट्स और अनुकूलनों का आधार बना, जिन्हें अमेरिका व अन्य देशों की सेनाओं में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। अनुमानित विशाल M113 परिवार में अनुमानित 80,000 वाहन शामिल हैं, जो 50 से अधिक देशों में तैनात हैं। यूक्रेन उन देशों में से एक है। हालांकि सटीक संख्या पता लगाना मुश्किल है, लेकिन अनुमान है कि कीव को अब तक संघर्ष के दौरान कम से कम 1700 M113 प्राप्त हुए हैं। इसमें 900 इकाइयां सीधे अमेरिका से और सैकड़ों अन्य नीदरलैंड, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क, लिथुआनिया व बेल्जियम जैसे सहयोगियों से मिली हैं। M113 रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले पश्चिमी बख्तरबंद वाहनों में से एक पश्चिमी बख्तरबंद वाहन बन गया है और यूक्रेनी बेड़े के लिए उपयोगी साबित हुआ है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों, क्योंकि इस एपीसी में कई चतुर डिजाइन विशेषताएं और मुख्य खूबियां हैं जो इसे इस प्रकार के युद्ध के लिए उपयुक्त बनाती हैं, भले ही इसे मूल रूप से 6 दशक पहले बनाया गया था। सबसे पहले इसकी गतिशीलता बेहद अच्छी है। कुछ वेरिएंट 42 मील 67 किलोमीटर पर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंचते हैं और एपीसी का डिजाइन ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी आसानी से चलता है। इसका ट्रैक सिस्टम कीचड़, ऊबड़ खाबड़ या नरम मिट्टी में पहियों से बेहतर है, इसलिए इसे आसानी से ऑफ रोड, खेतों या जंगलों में ले जाया जा सकता है और ये बिना फंसे गंतव्य तक पहुंचता है। ये पानी को भी पार करने में सक्षम है। इसका जलरोधी ढांचा और ट्रैक मुख्य हिस्सों को सुरक्षित रखते हैं जब ये नदियों और धाराओं जैसी जगहों से गुजरता है। इसका मतलब है कि अगर यूक्रेनी बलों को किसी जलमार्ग के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना हो, तो उन्हें जरूरी नहीं कि पुल ढूंढने के लिए किनारे के साथ साथ चलना पड़े। वे सीधे पार जा सकते हैं और इस प्रक्रिया में अपने कई घंटे बचा सकते हैं। M113 के अन्य फायदे इसकी विश्वसनीयता और आसान रखरखाव हैं। यूक्रेनी मैकेनिकों ने यहां तक कि इस बात की भी सराहना की है कि M113 में मिलता जुलता पावर ट्रेन इस्तेमाल होता है, जैसा कि जॉन डियर के कृषि वाहनों में पाया जाता है। चूंकि ये एक बहुत ही लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला एपीसी है, इसलिए इसके स्पेयर पार्ट्स ढूंढना और जरूरी मरम्मत करना कभी भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता, जिससे ये वाहन हमेशा चालू रह सकते हैं। इसके अलावा चूंकि इन एपीसीज का निर्माण बहुत बड़ी संख्या में हुआ है और इन्हें कई अलग अलग देशों को सप्लाई किया गया है, इसलिए उन देशों में से कई ने कीव को दर्जनों या यहां तक कि सैकड़ों यूनिट भेजने में खुशी महसूस की है, जिससे यूक्रेन की सेना के पास जरूरत के समय इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध हैं। लेकिन M113 की एक बड़ी कमजोरी है कि ये यूक्रेनी युद्ध क्षेत्र की कठोर परिस्थितियों के लिए काफी मजबूत नहीं है। 2026 में यूक्रेनी वाहनों के लिए सबसे बड़ा खतरा छोटे हथियार या ग्रेनेड नहीं जिनका ये वाहन सामना कर सकता है, बल्कि FPV ड्रोन और तोपखाने के हमले हैं।
जब इसे लॉन्च किया गया था तो M113 को दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर निर्मित बख्तरबंद वाहन बताया गया था, जिसमें एल्यूमिनियम का ढांचा था। उस समय ये गेम चेंजर डिजाइन फीचर था, क्योंकि इससे ये एपीसी अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में काफी हल्का हो गया था, जिससे इसकी गतिशीलता में भी मदद मिली। दुर्भाग्यवश इसकी कीमत कम मजबूती के रूप में चुकानी पड़ी। और आज के समय में जब रूस कामिकाजी मानव रहित हवाई वाहन या यूएवी लॉन्च कर सकता है, जो आसानी से हल्के बख्तरबंद एपीसी को खोजकर नष्ट कर सकते हैं, तो M113 और उन पर निर्भर कई यूक्रेनी सैनिक जो इन वाहनों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हमेशा खतरे में रहते हैं। और भले ही यूक्रेन के पास अभी भी बड़ी संख्या में M113 वाहन हैं, लेकिन इन वर्षों में सैकड़ों वाहन ड्रोन हमलों और तोपखाने की गोलाबारी में नष्ट हो चुके हैं। ऑरिक्स ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से 500 से ज्यादा यूक्रेनी M113 को दृश्य साक्ष्यों के आधार पर नुकसान के रूप में पुष्टि की गई है। असल संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ऑरिक्स और ओसिन समूह सिर्फ उन्हीं नुकसानों को गिनते हैं जिनके पास स्पष्ट दृश्य साक्ष्य होते हैं। यूक्रेन की सेनाओं ने खुद को ढालने की कोशिश की है। ऐसी तस्वीरें व वीडियो सामने आए हैं जिनमें M113 अस्थायी ड्रोन रोधी अतिरिक्त हिस्सों के साथ दिखता है। उदाहरण के लिए उनमें से कुछ को लगभग पूरी तरह से स्याही जैसे कांटों से ढक दिया गया है, जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकली हुई हैं। अगर दुश्मन ड्रोन पास आता है तो वो सीधे एपीसी से टकराने की बजाय स्पाइक्स से टकराकर समय से पहले फट जाता है या टूट जाता है, जिससे आगे नुकसान नहीं कर पाता। स्पाइक्स बॉम्बर ड्रोन के खिलाफ ये सुरक्षा देते हैं। गिरा गोला गाड़ी पर ना गिरकर स्पाइकी लेयर पर गिरता है, जिससे वो वाहन से दूर फटता है और कम नुकसान करता है। पर यह सुरक्षा परतों की भी एक कीमत होती है। इन्हें तैयार करने और एपीसी पर लगाने में समय लगता है, जिससे सैनिकों का आना जाना मुश्किल हो सकता है। इनसे वाहनों का वजन बढ़ता है, जिससे उनकी गति और फुर्ती कम हो सकती है और वे दुश्मनों के लिए बड़े और आसानी से निशाना बनाए जा सकने वाले लक्ष्य बन सकते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा बेअसर हो सकती है। एक आदर्श दुनिया में यूक्रेनी सैनिकों को अपने वाहनों को इस तरह से मॉडिफाई करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। ये एक समय लेने वाला काम है जो उनका ध्यान और मेहनत अन्य अधिक महत्वपूर्ण मामलों से हटा देता है। ये कहीं बेहतर होता अगर कीव की सेनाएं एक ऐसा एपीसी इस्तेमाल कर पाती जिसमें पहले से ही मजबूत कवच उसके डिजाइन का हिस्सा होता और जो M113 की अनूठी गतिशीलता और लचीलापन बनाए रखते हुए ज्यादा नुकसान सहन कर सकता। हालांकि ये सुनने में बहुत बड़ी मांग लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यही चीज SKF प्रदान करता है। ये अपने डिजाइन के लिए M113 से प्रेरणा लेता है और इस लंबे समय से चल रहे और बेहद सफल एपीसी द्वारा वर्षों में स्थापित की गई बेहतरीन नींव पर आगे बढ़ता है। इसकी गति, दक्षता और उपयोग में आसानी बरकरार रखते हुए इसकी सुरक्षा को नए स्तर तक बढ़ाया गया है और इसे 21वीं सदी के युद्ध क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाया गया है। ये कई मायनों में M113 का अगला विकास है और यूक्रेन के तेजी से विकसित होते और लगातार नवाचार करने वाले घरेलू रक्षा उद्योग का एक शक्तिशाली संकेत है। स्किफ की तकनीकी विशेषताओं और क्षमताओं पर बात करने से पहले ऐसी और जानकारी के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते इसे विस्तार से समझाते हैं। SCIF का निर्माण कीव स्थित कंपनी UKR आर्मोटेक द्वारा किया गया था और यह साफ दिखता है कि जब वे इस रोमांचक नए एपीसी को तैयार कर रहे थे तो उन्होंने क्लासिक M113 की रूपरेखा पर क्यों इतनी बारीकी से ध्यान दिया। अगर हम तकनीकी विशिष्टताओं को देखें, उदाहरण के लिए, तो बताया गया है कि SCIF का वजन 15 टन तक है, जो लगभग M113 के बराबर है, जिसका वजन 14 टन है। यूक्रेनी एपीसी में 360 हॉर्स पावर डीजल इंजन है, जिससे ये अमेरिकी एपीसी जैसी अधिकतम गति पा सकता है। इस नए डिजाइन को M113 की गतिशीलता, लचीलेपन और आंतरिक क्षमता के अनुसार बनाया गया है, जिससे ये यूक्रेनी सैनिकों को काफी परिचित लगेगा। लेकिन वे स्किफ पर सवार होकर काफी ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके कवच में देखा जा सकता है। असल मायनों में बताया जाता है कि स्किफ में M113 की तुलना में दोगुनी सुरक्षा है। उदाहरण के लिए, सामने की तरफ इसमें नेटो स्टैनिक 4569 लेवल 4 की सुरक्षा है, जिससे ये 14.5 मिमी मशीन गन की गोलीबारी या 155 मिमी आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल के पास में फटने को भी झेल सकता है। स्किफ के साइड्स और पीछे लेवल 3 सुरक्षा कवच हैं, जो 7.62 मिमी मशीन गन या मध्यम दूरी पर फटने वाले आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स झेल सकता है। हुल के नीचे एपीसी का कवच इतना मजबूत है कि वो बारूदी सुरंग के विस्फोट को भी झेल सकता है, और अधिक सटीक रूप से कहें तो ये बताया गया है कि ये लगभग 13 पाउंड विस्फोटक के धमाके को सीधे हुल के नीचे या ट्रैक्स के नीचे सहन कर सकता है। इसलिए स्किफ के पास कठिन और खतरनाक फ्रंट लाइन पार करने का बेहतर मौका होगा और ये सैनिकों को सुरक्षित रखेगा। सैनिकों की बात करें तो इस यूक्रेनी एपीसी में एक समय में 8 लोगों तक के लिए पर्याप्त आंतरिक क्षमता है। यात्रियों को पीछे के डिब्बे में रखा जाएगा, जिसमें पीछे की तरफ एक रैंप होगा जो बाहर की ओर मुड़कर अंदर और बाहर आसानी से आने जाने की सुविधा देगा।
सामने इंजन के पीछे 3 लोगों की एक टीम प्रत्येक वाहन को संचालित करेगी, जिसमें एक ड्राइवर, कमांडर और एक कॉम्बैट ऑपरेटर या गनर शामिल होंगे। ड्रोन के मामले में निर्माता ने स्किफ की एंटी यूएवी क्षमताओं की ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसका कवच M113 की तुलना में पास के ड्रोन विस्फोटों या ऊपर से गिरने वाले मलबे को बेहतर ढंग से झेल सकेगा। ऐसा माना जाता है कि इसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं भी होंगी, जो इसे आने वाले ड्रोन की संचार प्रणाली को जाम करने और संभवतः उन्हें रास्ते से भटकाने में सक्षम बना सकती हैं। और द वॉर जोन के विशेषज्ञों को उम्मीद है कि भविष्य में स्किफ में किसी प्रकार का कोप केज भी जोड़ा जाएगा। ये एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया कवच एड ऑन होगा, जिसका उद्देश्य ड्रोन को सीधे कैरियर के चेसिस से टकराने से रोकना है, जैसा कि अन्य यूक्रेनी टैंकों और वाहनों पर देखे गए केज और हेजहॉग स्पाइक्स में होता है। स्किफ में यूक्रेनी संचार, नेविगेशन, फायर कंट्रोल, सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम है और इसके हुल के सामने धुएं के ग्रेनेड लॉन्चर लगे हैं। ये एपीसी को दुश्मन ड्रोन से बचने या किल जोन से निकलने में मदद करता है, क्योंकि ये क्षेत्र में धुआं भर देता है। और स्किफ को सिर्फ रक्षात्मक और बचाव संबंधी चालों को ध्यान में रखकर ही नहीं बनाया गया है। इसे दूर से संचालित हथियार स्टेशनों से लैस किया जा सकता है, जिनमें 12.7 या 14.5 मिमी मशीन गन और 7.62 मिमी सेकेंडरी वेपन शामिल हो सकती है। इसकी वजह से स्किफ के चालक दल सैद्धांतिक रूप से दुश्मन के सैनिकों और वाहनों पर फायर कर सकते हैं या यहां तक कि आसमान में आ रहे ड्रोन्स को भी गिराने की कोशिश कर सकते हैं। ये इसे M113 से भी ज्यादा बहुप्रकारी वाहन बना सकता है। अगर ये जैसा दावा किया गया है काम करता है, तो ये सैनिकों को फ्रंटलाइन स्थानों तक लाने ले जाने से लेकर घायल सैनिकों को निकालने या यहां तक कि मशीनी हमलों में भाग लेने तक सब कुछ कर सकता है। ये स्ट्राइक ड्रोन को आगे के स्थानों तक पहुंचाने में भी बहुत प्रभावी हो सकता है, जहां से वे आसमान में उड़ सकते हैं और रूसी ठिकानों पर आग बरसा सकते हैं। संक्षेप में कहें तो इसमें यूक्रेनी शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण जोड़ बनने के लिए जरूरी सारी चीजें हैं। और UKR आर्मोटेक ने पहले ही अपने प्रोटोटाइप को फैक्ट्री ट्रायल्स की एक श्रृंखला में परखा है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वाहन के डिजाइन को अंतिम रूप देते हुए और उसमें सुधार करते हुए इसे पूरी तरह से सैन्य तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए प्रोटोटाइप में एल्यूमिनियम खोल है, जैसे M113 में, लेकिन कंपनी स्टील बख्तरबंद चेसिस पर भी विचार कर रही है। यह दुश्मन की गोलीबारी से बेहतर सुरक्षा देता है, पर वाहन की संरचना और गतिशीलता प्रभावित हो सकती है। फिलहाल UKR आर्मोटेक को वाहन के लगभग 60% हिस्सों को आयात करना पड़ता है, जिसमें इसका इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन के हिस्से और ट्रैक्स शामिल हैं, जो दुनिया के विभिन्न देशों से मंगाए जाते हैं। लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि वो आखिरकार उस मुकाम तक पहुंच जाएगी जहां वो अपनी खुद की स्किफ सप्लाई चेन को स्थानीयकृत कर सके, उसका निर्माण कर सके और प्रभावी रूप से उसका स्वामित्व और संचालन कर सके। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि यूक्रेन को सहयोगी देशों पर इतना निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि वे जब चाहें और जितनी मात्रा में चाहें और भी एपीसी भेजें। इसके बजाय कीव के पास नियंत्रण होगा। जब तक उसके पास आवश्यक बजट होगा, वो अपनी सेना की जरूरत के हिसाब से जितने भी इन वाहनों की जरूरत हो बना सकेगा। साथ ही सभी जरूरी स्पेयर पार्ट्स और सिस्टम भी तैयार कर सकेगा, ताकि युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए किसी भी एपीसी की मरम्मत और रखरखाव किया जा सके। और भले ही हमें ये ठीक नहीं पता कि एक स्किफ की लागत कितनी होगी, लेकिन ये संभावना है कि ये अमेरिकी अगली पीढ़ी के एपीसी आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल पर अमेरिका द्वारा खर्च किए जा रहे $2.5 मिलियन से कहीं कम होगी। यूक्रेन के पास अमेरिका जैसा सैन्य बजट नहीं है, इसलिए उसे धन का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा और शुरुआत में स्किफ्स के छोटे बेड़े में निवेश कर धीरे धीरे उसे बढ़ा सकता है। UKR आर्मोटेक भी अन्य यूक्रेनी रक्षा कंपनियों की तरह अपने डिजाइन पर यूक्रेनी सैनिकों से सीधा संवाद करता है। इसकी पुष्टि कंपनी के CEO कैनेडी केरी ने की, जिन्होंने डिफेंस एक्सप्रेस को बताया, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमने सेना के साथ अपने संपर्क, उनकी जरूरतों की हमारी समझ और युद्ध के मैदान पर पहिएदार वाहनों के उपयोग के हमारे अनुभव पर भरोसा किया। यूक्रेन में सक्रिय युद्ध अभियानों ने यह दिखाया है कि सशस्त्र बलों और रक्षा बलों की इकाइयों और संरचनाओं की गतिशीलता सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहनों की आवश्यकता है। CEO ने आगे बताया कि यूक्रेन के रक्षा बल अतिरिक्त ट्रैक वाले वाहन चाहते रहे हैं, ताकि वे अभियानों को अंजाम दे सकें और कठिन भूभाग वाले क्षेत्रों में अपनी गतिशीलता बनाए रख सकें। कठिन जमीन, कीचड़, पिघलने की स्थिति में गतिशीलता बनाए रखने की बात आती है तो ट्रैक वाले बख्तरबंद वाहनों के पास पहिएदार वाहनों की तुलना में महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। ट्रैक बारूदी सुरंग, तोप के टुकड़े और छोटे हथियारों की गोलीबारी के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी कंपनियां यूक्रेन की सेना के साथ इतनी नजदीकी से काम कर रही हैं, सैनिकों की टिप्पणियों और चिंताओं को ध्यान में रख रही हैं और मूल रूप से उनके सटीक जरूरतों को पूरा करने के लिए वाहन और सिस्टम डिजाइन कर रही हैं। इसी वजह से स्किफ जैसी नवाचारों को इतनी जल्दी तैनात किया जा सकता है और वे असली युद्ध क्षेत्र में वास्तविक मूल्य प्रदान कर सकते हैं। और इस तरह के गतिशील युद्ध में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। कीव के सैनिकों के पास इतना समय नहीं है कि वे कंपनियों के कई प्रोटोटाइप और लंबी समय लेने वाली परीक्षण प्रक्रियाओं का इंतजार करें। उन्हें जितनी जल्दी हो सके नए हथियार, वाहन और उपकरण चाहिए। UKR आर्मोटेक जैसी कंपनियां इस जरूरत को पूरा कर रही हैं।
स्किफ के प्रचार के बावजूद युद्ध में इसकी भूमिका को लेकर यथार्थवादी उम्मीदें जरूरी हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन अचानक अपने सैकड़ों M113 छोड़कर सिर्फ स्किफ वाहनों पर निर्भर नहीं हो सकता। ये बेहद बेकार होगा। और इसके कवच में कुछ समस्याओं के बावजूद M113 अभी भी कमजोर नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण और उपयोगी APC है जिसकी इस युद्ध में अब भी काफी अहमियत है। इस वजह से कीव के सैनिक सबसे अधिक संभावना है कि M113 का इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए करते रहेंगे, जैसे सैनिकों को ले जाना, चिकित्सा निकासी आदि, जबकि समय के साथ साथ धीरे धीरे स्किफ को भी शामिल करेंगे और फिर हर APC का उपयोग उसकी अपनी विशेषताओं और फायदों के अनुसार करेंगे। उदाहरण के लिए स्किफ का अतिरिक्त कवच इसे एक अधिक उपयुक्त और उपयोगी विकल्प बना देता है, खासकर जब यूक्रेन को सबसे खतरनाक अग्रिम मोर्चों से सैनिकों को तैनात करना हो या ड्रोन लॉन्च करना हो। और भले ही पूरी तरह से बदलाव में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन अब यूक्रेन के पास आगे का रास्ता साफ है। अगर वो फंडिंग और संसाधन जुटा सके तो ये APC उसकी सेना का अहम हिस्सा बन सकती है और इसका निर्यात कर अच्छा पैसा भी कमा सकता है। किसी भी तरह से देखें, स्किफ शस्त्रागार में एक शानदार जोड़ है और ये यूक्रेन के तेजी से नवोन्मेषी रक्षा उद्योग का एक और शानदार उदाहरण है, जो लगातार ऐसे हथियार, गोला बारूद और वाहन बना रहा है जिनमें इस युद्ध का चेहरा बदलने और रूस के कमांडरों के दिलों में डर और संदेह भरने की क्षमता है। सालों से रूस के ड्रोन यूक्रेन में आतंक फैलाते रहे हैं, पूरे देश में डर और घबराहट फैला रहे हैं और अपने पीछे मौत और तबाही छोड़ते जा रहे हैं। आखिरकार अब सब कुछ बदलना शुरू हो गया है, क्योंकि अब कुछ ऐसा है जो उन ड्रोन को बेरहमी से ढूंढकर मार रहा है और एक बार में क्रेमलिन के झुंडों का 95% तक सफाया कर रहा है। ये घातक शिकारी उन्हें खत्म करने के लिए तब तक इंतजार नहीं करता जब तक वे ड्रोन अपने लक्ष्यों के करीब न पहुंच जाएं या यूक्रेन के कस्बों और शहरों के ऊपर ना मंडराने लगे। ये उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही तबाह कर देता है, इससे पहले कि वे किसी मासूम की जान को खतरे में डाले। हम यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन की बात कर रहे हैं, जो अब देश की वायु रक्षा का अहम हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ड्रोन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका सीधा सा है। और भी ज्यादा ड्रोन, यह निश्चित रूप से सबसे किफ़ायती तरीका है। चूंकि रूस के शाही ड्रोन की कीमत प्रति यूनिट लगभग 20 से 50 हजार डॉलर के बीच है, यूक्रेन वाकई में उन पर 10 लाख डॉलर के इंटरसेप्टर मिसाइल खर्च करना नहीं चाहता। उसे आसमान में उनसे निपटने का सस्ता, आसान तरीका चाहिए, जिसमें इंटरसेप्टर ड्रोन उपयुक्त है। इनमें से कई ड्रोन बनाने में सिर्फ कुछ हजार डॉलर ही लगते हैं, लेकिन इन्हें इतनी समझदारी से डिजाइन किया गया है कि ये आसानी से और प्रभावी ढंग से उन ड्रोन को भी खत्म कर सकते हैं जो आकार में काफी बड़े और महंगे हैं। उदाहरण के लिए स्टिंग, जिसे वाइल्ड हॉर्नेट्स नामक कंपनी बनाती है, की कीमत प्रति यूनिट लगभग 1000 से 2500 डॉलर के बीच आकी गई है। ये इतनी सस्ती है कि कुछ लोग मान सकते हैं कि असली युद्ध में शायद ये उतनी प्रभावी न हो, लेकिन द स्टिंग का डिजाइन इसे रूसी ड्रोनों के लिए किसी शैतान से कम नहीं बनाता। ये एक गोली की तरह आकार का है, जिसकी बेस पर 4 हाई थ्रस्ट मोटरें लगी हुई है, जो इसे लगभग 170 मील प्रति घंटा या 280 किलोमीटर प्रति घंटा की शीर्ष गति हासिल करने में मदद करती है और लगभग 100 मील प्रति घंटा या 160 किलोमीटर प्रति घंटा की क्रूज स्पीड है। ये लगभग 7 किलोमीटर या 23,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है, जो रूस के शाहेड ड्रोन की 4.5 किलोमीटर यानी 13,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई से कहीं ज्यादा है। स्टिंग में 500 ग्राम 11 पाउंड का वारहेड और डे लाइट व थर्मल कैमरे होते हैं, जिससे यह दिन रात काम कर सकता है। और भले ही इसकी सहन शक्ति केवल 15 मिनट है और इसकी रेंज 37 किलोमीटर यानी 22 मील है, फिर भी यूक्रेन स्टिंग का इस्तेमाल 500 किलोमीटर या 310 मील दूर के लक्ष्यों को मारने के लिए कर पाया है। ये सब वाइल्ड हॉर्नेट के हॉर्नेट विजन कंट्रोल के कारण संभव है, जो डिजिटल वीडियो और टेलीमेट्री सिस्टम है, जिससे स्टिंग दूर तक हाई क्वालिटी वीडियो और लो लेटेंसी कंट्रोल देता है। इससे आमतौर पर एक साधारण शॉर्ट रेंज FPV स्टाइल इंटरसेप्टर को एक कहीं ज्यादा शक्तिशाली और मूल्यवान लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस एसेट में बदल दिया जाता है। इस तकनीक की असली परीक्षा अप्रैल 2026 की शुरुआत में हुई और ये शानदार ढंग से सफल भी रही, जब खबरें आईं कि एक यूक्रेनी पायलट, जिसका उपनाम हल्क है, ने 500 किलोमीटर की दूरी पर 2 रूसी शाहेड ड्रोन को मार गिराया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई ड्रोन इंटरसेप्टर अपने ऑपरेटर से इतनी दूर जाकर
लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराने में सफल रहा। अपनी सारी कौशल और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए हल्क ने स्टिंग को जटिल परिस्थितियों में मार्गदर्शन किया और अपने लक्ष्यों को नष्ट किया। और अगर रूस ने उसे रोकने की कोशिश भी की होती तो भी उनके पास कोई मौका नहीं था, क्योंकि वह उस इलाके में था ही नहीं, बल्कि सैकड़ों मील पीछे एक सुरक्षित जगह पर था। हल्क बुलावा ड्रोन यूनिट का सिर्फ एक सदस्य है जिसने ड्रोन युद्ध में अग्रणी भूमिका निभाई और हमले का विवरण ऑनलाइन साझा किया। यूनिट ने दावा किया कि ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, बल्कि कुछ नए की शुरुआत है। घातक इंटरसेप्टर ड्रोन की बड़े पैमाने पर तैनाती, जो दूर तक काम कर सटीकता से लक्ष्य चुनकर हमला करते हैं, सब कुछ बदल सकती है। यूक्रेनी ड्रोन टीमों और देश की विकसित होती ड्रोन इंडस्ट्री ने युद्ध की दिशा अपने पक्ष में मोड़ दी है, क्योंकि कीव के रक्षकों के पास अब अधिक विविध और घातक मानव रहित हवाई वाहन यूएवी है। लेकिन उन ड्रोन में से कई की रेंज सीमित है, वे कम दूरी तक उड़ सकते हैं, इसलिए पायलट और ऑपरेटरों को पास रहना पड़ता है, जिससे रूसियों द्वारा पता लगाए जाने और निशाना बनाए जाने का खतरा बढ़ जाता है। अगर ड्रोन क्रू सैकड़ों मील दूर के विशाल इलाकों की निगरानी और सुरक्षा कर सके, आमतौर पर 20 से 30 किलोमीटर के दायरे के बजाय वे इंटरसेप्टर के झुंडों के साथ आसमान को भर सकते हैं, जो किसी भी रूसी खतरे से निपटने के लिए तैयार और इंतजार कर रहे होंगे, जो उनके क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस रणनीति में जमीन पर बहुत कम लोग शामिल होंगे, जिससे हताहतों का खतरा बिल्कुल न्यूनतम रहेगा। ये क्रांतिकारी रणनीति है जिसे यूक्रेन अच्छी तरह अपना रहा है, जैसा हल्क ने फिर पुष्टि की। यूक्रेनी रक्षा बलों के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जारी एक दिलचस्प वीडियो में ऑपरेटर को कार्रवाई में दिखाया गया है, जब वह दूर से यूएवी चला रहे हैं और साथ ही एक इंटरव्यू लेने वाले के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान हल्क बताते हैं कि उनकी यूनिट 2025 की गर्मियों से सक्रिय है और उसी साल नवंबर से इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ कुछ महीनों में उस एक यूनिट ने लगभग 200 टारगेट्स को मार गिराया है, जिनमें 184 शाहेद ड्रोन भी शामिल है। कई बार कई दिन बिना कोई ड्रोन गिराए गुजर जाते हैं। हालांकि कभी कभी यूनिट एक तरह की ड्रोन मारने की होड़ में लग जाती है, और हल्क ने बताया कि उनका मौजूदा रिकॉर्ड एक ही दिन में 20 ड्रोन गिराने का है, जिनमें से 17 सिर्फ 1.5 घंटे में गिराए गए थे। वह बताते हैं कि यह बड़ी उपलब्धि है। अब ऐसी संख्या हासिल करना बहुत मुश्किल है। वॉरहेड को हवा में सटीकता से निशाना बनाना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इंजन ही जमीन तक पहुंचे, जो आमतौर पर नहीं फटता। हल्क बताते हैं कि यूनिट की करीब 90% सफल कार्रवाइयों में ड्रोन के वॉरहेड्स को हवा में फोड़ दिया गया, जिससे आबादी वाले इलाकों में मलबा कम गिरा। वे स्टिंग्स और अन्य इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल शाहेद और अन्य रूसी ड्रोन में टक्कर मारने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी मात्रा में मलबा गिरने का खतरा रहता है। साथ ही विस्फोटक वॉरहेड्स के घरों, वाहनों और नीचे मौजूद ढांचों से टकराने का भी जोखिम होता है। इसलिए यूक्रेनी पायलटों को हमला करने का समय बहुत सावधानी से चुनना होता है। शाहेद ड्रोन फट नहीं सकता, बस गिरकर किसी व्यक्ति या घर से टकरा सकता है। इसलिए हम यह भी कोशिश करते हैं कि वह आबादी वाले इलाकों को पार कर जाए। ऑपरेटरों को इंटरसेप्टर के तेज प्रतिक्रिया वाले डिजाइन से मदद मिलती है, जिससे वे केवल 30 सेकंड में लॉन्च कर सकते हैं। एक बार हवा में पहुंचने के बाद ड्रोन के डे लाइट और थर्मल कैमरों की मदद से पायलट आसानी से अपने लक्ष्यों का शिकार करना शुरू कर सकते हैं। शाहेद ड्रोन का पीछा कर सकते हैं और अपने यूएवी से लगातार रियल टाइम डेटा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने अगले कदम और फैसले लेने में मदद मिलती है। शाहेद इन इंटरसेप्टर से बचने में बहुत कम कर सकते हैं, जैसा पहले बताया गया था। वे आमतौर पर 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन यूक्रेनी इंटरसेप्टर और भी ऊंचाई पर काम करते हैं, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों का साफ और बिना किसी रुकावट के ऊपर से नज़ारा मिलता है जब वे आसमान में तेजी से उड़ते हैं। इंटरसेप्टर इतने तेज और फुर्तीले हैं कि वे सबसे तेज रूसी ड्रोन भी पकड़ सकते हैं। बुलावा क्रू ने पुष्टि की है कि वे कम से कम एक जेट चालित शाहिद वेरिएंट को इंटरसेप्ट कर चुके हैं, जिसकी अधिकतम रफ्तार 600 किलोमीटर भी घंटा या 370 मील भी घंटा है। इसी वजह से हल्क जैसे ऑपरेटर खुद को लगभग सुपर हीरो जैसा महसूस करते हैं,
क्योंकि वे अपनी अनोखी क्षमताओं का इस्तेमाल करके रूसी खतरों को खत्म करते हैं और अपने लोगों व बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करते हैं। क्या मुझे खुद को सुपर हीरो जैसा महसूस होता है? हाँ, क्योंकि कई नागरिकों की जिंदगी मुझ और मेरे भाइयों के काम व नतीजों पर निर्भर करती है। यही आपको प्रेरित करती है और अपने काम से प्यार कराती है। क्रू ने स्टिंग की खासतौर पर तारीफ की, इसकी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को मुश्किल हालात में भी उजागर किया। उन्होंने खुद को शानदार तरीके से साबित किया है। हमें कोई शिकायत नहीं है। -30 डिग्री तापमान में उड़ाया है। 10 में से 95% सफलता मिलती है। हम 10 में से केवल एक ड्रोन खोते हैं। लेकिन स्टिंग यूक्रेनी शस्त्रागार के कई इंटरसेप्टर ड्रोन में से एक है। आगे बढ़ने से पहले आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब करें। रूस जहां कुछ चुनिंदा ड्रोन पर निर्भर है, वहीं यूक्रेन का घरेलू रक्षा उद्योग अब हजारों कंपनियों में फैला है, जिनमें सैकड़ों नई ड्रोन तकनीकों पर काम कर रही है। इसमें कई तरह के इंटरसेप्टर शामिल हैं, जैसे P1 सन। कीव के पास मौजूद सबसे चर्चित ड्रोन में से एक P1 सन स्काईफॉल कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसका डिजाइन स्टिंग जैसा है और इसकी आकृति बुलेट जैसी है और ये लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा या 185 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यह 450 किलोमीटर प्रति घंटा या 280 मील प्रति घंटा तक भी जा सकता है, जो कि अधिकांश दुश्मन यूएवी को पकड़ने के लिए काफ़ी तेज़ है। सिर्फ $1000 प्रति यूनिट की कीमत पर P1 सन बनाना बहुत ही सस्ता है। स्काईफॉल का कहना है कि वो हर महीने 50,000 तक बना सकता है। ये तो सिर्फ एक कंपनी का मॉडल है और भी कई हैं। उदाहरण के लिए वी ड्रोन से स्ट्रीला को रॉकेट प्रकार का एयर डिफेंस इंटरसेप्टर माना गया है। यह लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे या 220 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इसकी रेंज 28 किलोमीटर तक है, यानी 17 मील से थोड़ी ज्यादा। ये 500 ग्राम 1.1 पाउंड पेलोड ले सकता है, जिससे ये आसानी से किसी भी दुश्मन ड्रोन को मार सकता है। और जहां कई ड्रोन्स अपने लक्ष्य तक पहुंचने और नेविगेट करने के लिए जीपीएस तकनीक पर निर्भर करते हैं, जिससे वे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए संवेदनशील हो जाते हैं, वही स्ट्रीला का नया वर्जन जीपीएस पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक उन्नत जैमिंग रेसिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करता है। स्टिंग और P1 सन की तरह स्ट्रीला बनाना भी सस्ता है। इसकी औसत कीमत करीब $2,300 है और इसे बड़ी संख्या में आसानी से बनाया जा सकता है। वी ड्रोन्स फिलहाल हर दिन लगभग 100 यूनिट बनाता है। एक कंपनी है जिसका नाम है फोर्थ लॉ और उसका भी ज़ीरो अर्थ नाम का ड्रोन है। अधिकांश इंटरसेप्टर से अलग ये ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ के बाद हवा में हॉरिजॉन्टल फ्लाइट में ट्रांजिशन करता है, जैसे क्वाड रोटर एयरक्राफ्ट क्रूज मोड में करते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 20 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम स्पीड 326 किलोमीटर प्रति घंटा या 202 मील प्रति घंटा है। ये एआई टेक्नोलॉजी की ताकत का भी इस्तेमाल करता है, जिससे ये शाहिद ड्रोनों को अपने आप पहचान सकता है और उन पर लॉक कर सकता है। इसके लिए मैनुअल पायलट कंट्रोल्स की ज़रूरत नहीं होती। अपने थर्मल कैमरों और छोटे घातक वारहेड के साथ यह शाहिद ड्रोन को आसानी से गिरा सकता है। ऑक्टोपस भी यही भूमिका निभाता है। यूकरिस्ट स्पेक सिस्टम्स और प्रोजेक्ट ऑक्टोपस के संयुक्त प्रयास का परिणाम यह इंटरसेप्टर ड्रोन 30 किलोमीटर 18.5 मील के प्रभावशाली कॉम्बैट रेडियस, 15 मिनट की एंड्योरेंस और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ आता है। यह ज़्यादातर अन्य ड्रोनों की तुलना में बड़ा पेलोड भी ले जाता है, जिसका वजन 1.2 किलोग्राम या 2.6 पाउंड है। एआई इमेज रिकॉग्निशन और ऑटोमेटिक टर्मिनल गाइडेंस के साथ यह ड्रोन 08 की तरह सेमी ऑटोनोमस है। एक पायलट शुरुआती टेक ऑफ और टारगेट खोजने के चरण में इसे गाइड करने में मदद कर सकता है, लेकिन एक बार जब यह शाहिद या किसी अन्य ड्रोन को खत्म करने के लिए खोज लेता है तो एआई नियंत्रण संभाल सकता है और बिना किसी गलती के काम को पूरा कर सकता है। और समय के साथ यूक्रेन की इंटरसेप्टर आर्मी और भी मजबूत और विविध होती जा रही है। उदाहरण के लिए मार्च 2026 में देश के रक्षा मंत्रालय ने नए जेडी शाहिद हंटर ड्रोन की शुरुआत की घोषणा की। इनमें हल्के, कॉम्पैक्ट लेकिन मजबूत फ्रेम, 4 हाई पावर मोटर और हाई कैपेसिटी बैटरी है, जिससे ये अन्य मॉडलों से
ज्यादा देर हवा में रहते हैं। सिर्फ 4 किलोग्राम यानी 9 पाउंड वजनी जेडी में 500 ग्राम का पेलोड लगाया जा सकता है और यह जमीन से करीब 20,000 फीट या 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये अपने टेक ऑफ जोन से 40 किलोमीटर या 25 मील के दायरे में लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं और 350 किलोमीटर प्रति घंटा या 220 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। जेडी अपने लक्ष्यों को खोजने और नष्ट करने के लिए इंसानी व तकनीकी इनपुट के संतुलन पर निर्भर करता है। मानव नियंत्रण टीमें उनकी उड़ान की दिशा और लक्ष्य निर्धारण को संभालती है, जबकि पास के रडार सिस्टम ड्रोन को हवा में रहते हुए रियल टाइम डेटा भेजते हैं, जिससे वह दुश्मन ड्रोन की लोकेशन को सटीकता से पहचान सके और जैसे ही वे रेंज में आए उन तक जल्दी और प्रभावी तरीके से पहुंच सके। जेडी इंटरसेप्टर में भी डे लाइट और थर्मल इमेजिंग कैमरे लगे होते हैं, जिससे ये दिन रात काम करते हैं। इसकी विस्फोटक शक्ति इतनी है कि ये शाहिद, जेरॉन, गबेरा स्ट्राइक ड्रोन और ज़ाला सुपर कैम निगरानी प्लेटफॉर्म्स को भी गिरा सकता है। आने वाले हफ्तों और महीनों में यूक्रेनी रक्षा उद्योग में और ज्यादा पैसा आएगा, जैसे कि 90 अरब यूरो, 105 अरब डॉलर का लोन जो यूरोपीय संघ कीव को भेजने जा रहा है। जैसे जैसे युद्ध चलेगा, देश के इंटरसेप्टर्स और स्मार्ट, मजबूत, तेज व घातक बनते जाएंगे। रूस ने फिलहाल ड्रोन युद्ध पर दांव लगाया है, क्योंकि यही एक हथियार है जिससे क्रेमलिन यूक्रेन को लगातार नुकसान पहुंचा सकता है। उसके टैंक अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके हजारों टैंक बारूदी सुरंगों, रॉकेटों और कामिकाजे यूएवी से उड़ा दिए गए। उसके बख्तरबंद वाहन यूक्रेन की मजबूत अग्रिम चौकियों को भेदने में नाकाम रहे हैं। उसके आत्मघाती दस्ते आमतौर पर 15 से 20 अनजान नए रंग रूटों से बनते हैं, जिन्हें न प्रशिक्षण, न समर्थन और न ही काम की जानकारी होती है। मूल्यवान क्षेत्र हासिल करने या क्रेमलिन की युद्ध मशीन को उसके घोषित लक्ष्यों के करीब पहुंचाने के मामले में इनका लगभग कोई असर नहीं पड़ता है। ड्रोन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके कमांडरों के लिए आखिरी दाव है। ये यूक्रेन में किसी भी अन्य हथियार की तुलना में अधिक हताहत करते हैं और कम से कम रूस को यूक्रेनी बुनियादी ढांचे जैसे सबस्टेशन और लॉजिस्टिक्स हब को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने की अनुमति तो देते ही हैं। इसी वजह से क्रेमलिन ने अपने यूएवी का उत्पादन बढ़ा दिया है, उत्पादन संयंत्रों में धन लगा रहा है और अपने विरोधी को पछाड़ने की उम्मीद में शाहिद और अन्य स्ट्राइक ड्रोन की बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहा है। कुछ समय के लिए विश्लेषकों को डर था कि यह रणनीति काम कर जाएगी, क्योंकि आसमान में अधिक ड्रोन होने से यहाँ तक कि यूक्रेन का विश्व स्तरीय वायु रक्षा नेटवर्क भी आखिरकार इस दबाव के आगे झुक जाएगा। उसे इंटरसेप्टर मिसाइलों के सीमित भंडार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे अपने क्षेत्र और लोगों की रक्षा के लिए लाखों डॉलर का हार्डवेयर बर्बाद होगा और अंत में भले ही वह दुश्मन के 80 या यहाँ तक कि 85% खतरों को नष्ट कर दे, कुछ बच ही जाएंगे जो गंभीर और स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सौभाग्य से यूक्रेन ने एक बार फिर अपने संदेह करने वालों को गलत साबित किया है और एक असंभव से लगने वाली स्थिति को पलट दिया है, और ये सब इन इंटरसेप्टर ड्रोन की वजह से संभव हो पाया है। ये कीव के रक्षकों को रूसी झुंडों का सबसे किफ़ायती और असरदार तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। दुश्मन के अधिकतर ड्रोन खत्म कर उन्हें यूक्रेन के शहरों से दूर गिरा रहे हैं, जिससे नुकसान की संभावना नहीं रहती। और हर बार जब कोई ड्रोन गिरता है तो इसका मतलब है कि क्रेमलिन की दसियों हजार डॉलर की रकम जलकर राख हो जाती है। अकेले में ये ज्यादा नहीं लगता, लेकिन ये सारे नुकसान मिलकर बहुत बड़ा असर डालते हैं। रूसी अर्थव्यवस्था लगातार खराब हो रही है। ऐसे में देश इतने कम लाभ के लिए अपने पैसे और संसाधन यूं ही नहीं फेंक सकता। ये लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है और अपनी डींगे हाँकने और धमकियों के बावजूद पुतिन भी ये बात जानते हैं। हालांकि यूक्रेन के लिए ये समीकरण कहीं ज्यादा फायदेमंद है। $50,000 के खतरे को $1,000 के ड्रोन से खत्म करना किसी भी नजरिए से देखे तो एक बड़ी जीत है। यूक्रेनी ड्रोन क्रू अपने इंटरसेप्टर्स के साथ लगातार ज्यादा कुशल हो रहे हैं। उदाहरण के लिए मार्च 2026 में उन्होंने कथित तौर पर 2300 से ज्यादा हवाई खतरों को मार गिराया। यह पिछले महीने की तुलना में 55% ज्यादा था। अगर यूक्रेन यही रफ्तार बनाए रखता है तो वो हर महीने हजारों यूएवी गिरा सकता है, जिससे रूस का सबसे बड़ा खतरा भी बेअसर हो जाएगा। जब क्रेमलिन के ड्रोन बेकार हो जाएंगे तो पुतिन के कमांडर
बेकार फ्रंट लाइन हमलों पर निर्भर रहेंगे, जो जमीन हासिल करने की और भी हताश कोशिश होगी। इस बीच इंटरसेप्टर बेड़े से मजबूत यूक्रेन रूसी लाइनों में कमजोरियां ढूंढकर दुश्मन की हालत का फायदा उठा सकता है और कीमती इलाकों को फिर हासिल कर सकता है। संक्षेप में कहे तो बाजी लगातार पलट रही है। अब यूक्रेन मजबूत हो रहा है, जबकि रूस की सेनाएं स्थिर हो गई हैं। और आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि यह कैसे हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि यूक्रेन के क्रूर गहरे प्रहार अभियान ने कब्जे वाले इलाकों और रूसी क्षेत्रों में भी दूर दूर तक रक्षा व्यवस्था को कैसे तोड़ दिया है। एक यूक्रेनी सैनिक सोफे पर आराम कर रहा है। शायद आप सोडा पी रहे हैं या चिप्स खा रहे हैं। ये एक अच्छा आराम का पल है, लेकिन फिर आपको याद आता है कि आपके पास एक काम है। तो आप अपने कंट्रोल उठाते हैं और एक इंटरसेप्टर ड्रोन उड़ा देते हैं। रूस का एक और शाहिद टाइप ड्रोन गिराया गया। आपने अपने सोफे से सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहे रूसी ड्रोन को गिरा दिया, और इसके लिए आपको यूक्रेन भी नहीं जाना पड़ा। यूक्रेनी इंजीनियरों ने रूस पर कहीं से भी हमला करने का तरीका खोजा है, और पुतिन बस देख सकते हैं क्योंकि उनके ड्रोन झुंडों को नुकसान होता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव के अनुसार यूक्रेन ने नई क्षमता विकसित और तैनात कर इंटरसेप्टर ड्रोन को पहले से ज्यादा सक्षम बनाया है। अब ड्रोन ऑपरेटरों को इंटरसेप्टर ड्रोन उड़ाने के लिए फ्रंट लाइन पर होने की जरूरत नहीं है। वे सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर भी हो सकते हैं। कीव का इंटरसेप्टर ऑपरेटर डोनेट्स्क में रूसी शाहिद ड्रोन गिरा सकता है। लवीव यूक्रेन के सबसे पश्चिमी बड़े शहरों में ऑपरेटर सोफे पर बैठकर इंटरसेप्टर से सुमी, जापोरिजिया या देश के किसी भी हिस्से में शाहिद ड्रोन गिरा सकता है। फ्योडोरोव कहते हैं कि यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन विदेश से भी चलाए जा सकते हैं, जिससे विदेश में रहकर भी लोग रूस के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा ले सकते हैं। रूस को लगा उसने यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों को समझ लिया है, लेकिन फिर कुछ बदल गया। वो बदलाव पागलपन भरे परीक्षणों में सामने आया है, जो दिखाते हैं कि यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन कितनी अच्छी तरह काम करते हैं, भले ही उन्हें ऐसे लोग चला रहे हों जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं। एक ऑपरेटर ने हॉर्नेट विजन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसे वाइल्ड हॉर्नेट्स कंपनी ने विकसित किया और जो युद्ध क्षेत्र में क्रांति लाने को तैयार है। उत्तर यूक्रेन में ड्रोन ऑपरेटर इंटरसेप्टरों को नियंत्रित करते हैं, जिनसे 500 किलोमीटर दूर शाहिद ड्रोन गिराए गए। यूक्रेन की नई क्षमताओं को साबित करने के लिए यहां तक की फुटेज भी मौजूद है। एक सेटअप में जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कोई गेमर कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी खेलने के लिए इस्तेमाल करता है। एक ड्रोन ऑपरेटर कंप्यूटर के सामने बैठता है। स्क्रीन पर स्टिंग इंटरसेप्टर ड्रोन की क्रिस्टल क्लियर लाइव फीड है, जो 2000 किलोमीटर दूर उड़ रहा है। कंट्रोलर से ऑपरेटर बदलाव करता है, जो स्क्रीन पर इंटरसेप्टर की हरकतों में दिखते हैं। ये रिमोट कंट्रोल से लड़ी जंग है। अब आम गेमर भी यूक्रेन के आसमान की रक्षा में रूसी ड्रोन के खिलाफ बड़ी भूमिका निभा सकता है। फेडोरोव ने 23 अप्रैल को टेलीग्राम पोस्ट में खुलासा किया कि ये नई तकनीक 1 साल में तैयार की गई और यूक्रेन ने इसे रूस के शाहिद खतरे से निपटने के लिए बनाया। 1 साल पहले ब्रेव 1 के तहत हमने इंटरसेप्टर ड्रोन की रिमोट कंट्रोल तकनीक का विकास और परीक्षण शुरू किया था। आज हमारे पास पुष्ट परिणाम है, सैकड़ों और हजारों किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्यों को मार गिराना, फेडोरोव ने कहा। ब्रेव 1 वही कर रहा है जिसके लिए वो बना था। 2023 में यूक्रेन द्वारा शुरू किया गया ब्रेव 1 एक सरकारी समर्थित हब और रक्षा केंद्र है, जो यूक्रेन को पूरे देश में ड्रोन निर्माताओं और स्टार्टअप्स का समर्थन और निवेश करने में सक्षम बनाता है। इसका विचार यह है कि इनोवेटर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं और यूक्रेन उन तकनीकों में निवेश कर सकता है जो रूस के खिलाफ उसके युद्ध में सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर से इंटरसेप्टर ड्रोन को रिमोट कंट्रोल करना यूक्रेन के पैसों का अच्छा उपयोग है, और कौन जानता है, ये भविष्य में यूक्रेनी एफपीवी ड्रोन में लगाई जा सकने वाली एक तकनीक भी बन सकती है। ये यूक्रेन युद्ध की तस्वीर बदल देगा, जल्द बताएंगे क्यों। फिलहाल फेडोरोव इस नई तकनीक का यूक्रेनी वायु रक्षा के भविष्य के लिए क्या मतलब है, इस पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं। यूक्रेन दुनिया का पहला देश है जिसने इंटरसेप्टर ड्रोन के रिमोट कंट्रोल को व्यवस्थित रूप से बड़े पैमाने पर लागू किया है। फेडोरोव ने कहा, यह रक्षा नवाचारों को लागू करने और वायु रक्षा का एक नया मानक स्थापित करने का उदाहरण है। और ऐसा लगता है कि यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन निर्माता इस बिल्कुल नई तकनीक को अपनाने में पहले ही काफी तेज साबित हुए हैं। 10 से ज्यादा निर्माता पहले ही इंटरसेप्टर सिस्टम में रिमोट कंट्रोल कंपैटिबिलिटी जोड़ना शुरू कर चुके हैं। यूक्रेन ये सब कैसे कर रहा है, ये एक बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रखा गया रहस्य है, और ऐसा ही होना चाहिए। यूक्रेन नहीं चाहता कि रूस को कोई भी संकेत मिले जिससे पुतिन के पिट्ठू ऐसी ही कोई प्रणाली बना सकें जिसका इस्तेमाल वे यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों को नाकाम करने के लिए कर सकें। आखिरकार यूक्रेन इस मोर्चे पर रूस से आगे निकलना शुरू कर रहा है।
मार्च वो पहला महीना था जब से पुतिन का आक्रमण शुरू हुआ, जिसमें यूक्रेन ने रूस की तुलना में रूसी क्षेत्र में ज्यादा ड्रोन दागे जितने रूस ने यूक्रेन में दागे। उस बढ़त को बनाए रखना यूक्रेन के युद्ध प्रयास के लिए अहम होगा, खासकर जब वो अपने लंबी दूरी के ड्रोन को और घातक और सटीक बना रहा है। अब यूक्रेन के पास प्रभावशाली नई तकनीक है। सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर से नियंत्रित ड्रोन युद्ध के भविष्य को कैसे बदल सकते हैं, ये यहां बताया गया है। हम उन पायलटों से शुरू करेंगे जिनका जिक्र फ्योडोरोव ने अपने बयान में किया है। अतीत में उन पायलटों की क्षमता इस बात से काफी सीमित थी कि उन्हें अपने इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन की रेंज के भीतर ही रहना पड़ता था। इंटरसेप्टर ड्रोन ऑपरेटरों को आमतौर पर उन शहरों में रहना पड़ता था जिन पर रूस शाहिद ड्रोन से हमला कर रहा था। मोर्चे पर एफपीवी ड्रोन ऑपरेटर ज्यादा पीछे नहीं जा सकते, वरना ड्रोन गिर जाते हैं और किल जोन की निगरानी नहीं हो पाती। यही बात है। यूक्रेन ने मार्च 2026 में रिकॉर्ड 35,351 रूसी सैनिकों को मार गिराया था, जो 2 और महीनों के बाद आया था। इससे रूस की पहली तिमाही में हताहतों का आंकड़ा 90,000 सैनिकों से भी ऊपर चला गया। ये निकटता की आवश्यकता एक समस्या है और यही वो है जिसका रूस फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अक्टूबर में बिजनेस इनसाइडर ने रिपोर्ट किया कि रूस ने यूक्रेन की ड्रोन आधारित रक्षा के पायलटों को खोजने का आदेश दिया था। यूक्रेन के ड्रोन पायलट सबसे बड़ा खतरा हैं और पुतिन के अपने ड्रोन ऑपरेटरों के लिए सबसे अहम निशाने हैं। रूस के लिए मिसाइलें और बम पसंदीदा हथियार बन गए हैं क्योंकि वो यूक्रेन द्वारा अपने ही इलाके में बनाए गए ड्रोन ऑपरेशन सेंटर्स को नष्ट करना चाहता है। ये मोर्चे पर समस्या है। रूस जानता है कि यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन ऑपरेटर ज्यादा पीछे नहीं रह सकते क्योंकि उसके पास भी अपने ऑपरेटर हैं। लेकिन यूक्रेन के उन शहरों में भी जहां पायलट इंटरसेप्टर उड़ाते हैं, रूस जानता है कि मिसाइल का एक किस्मत से लगा वॉर ऑपरेटरों के पूरे बेस को तबाह कर सकता है, जिससे शहर की रक्षा बहुत कमजोर हो जाएगी। कम से कम पहले ऐसा ही हुआ करता था। यूक्रेन की नई रिमोट कंट्रोल तकनीक से ऑपरेटर दूर से ही ड्रोन उड़ा सकते हैं, जिससे पायलटों को अब ऑपरेशन रूम में एकत्र होने की जरूरत नहीं रही। वे विकेंद्रित होकर जहां चाहें तैनात हो सकते हैं। ऑपरेटरों को नुकसान पहुंचने का खतरा अब न्यूनतम हो गया है। अगर रूस को किसी ड्रोन या मिसाइल हमले में किस्मत का साथ भी मिल जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ऑपरेटर को ही खत्म कर पाएगा। ऐसे दर्जनों और ऑपरेटर होंगे जो सब अनजाने स्थानों पर होंगे और सिर्फ एक लैपटॉप और कंट्रोल पैड की मदद से यूक्रेन की रक्षा में योगदान देंगे। अगर युद्ध संसाधनों का खेल है तो यूक्रेन ने रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचाने का नया तरीका खोजा है, जिससे उसके खुद के मानवीय और अन्य खर्च कम रहेंगे। एक पल पीछे चलते हैं। हमने एफपीवी ड्रोन ऑपरेटरों का कई बार जिक्र किया है। अब यूक्रेन की रिमोट कंट्रोल तकनीक इंटरसेप्टर ड्रोन में काम आ रही है। हालांकि ऐसा ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। फेडोरोव ने बताया है कि यूक्रेन की नई प्रणाली स्केलेबल है और इसे हर जगह वितरित किया जा सकता है। करीब 10 कंपनियां इसे अपनाकर फिलहाल इंटरसेप्टर बना रही हैं। रूस के हवाई खतरे से निपटना यूक्रेन की प्राथमिकता है, लेकिन शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा जब यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन निर्माता इस नई तकनीक को उन ड्रोनों में शामिल करना शुरू कर देंगे जिन्हें यूक्रेन ने मोर्चे पर बनाए गए किल जोन में इस्तेमाल किया है। ऐसे नवाचारों ने 4 साल से रूसी आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा को मजबूत किया है और यूक्रेन ने तो अभी बस शुरुआत की है, आगे और भी आएगा। नई विधियां विकसित की जा रही हैं ताकि यूक्रेन अपने इंटरसेप्टर ड्रोनों को तैनात कर सके। कहीं मत जाइए क्योंकि हम जल्दी बताएंगे कि वे क्या हैं। इससे पहले ये एक त्वरित याद दिलाना है कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप इसी तरह की जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ विस्तार से बताते हैं। चलिए एक बार फिर यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यूक्रेन अपनी ड्रोन सेना के इस हिस्से को किसी और हिस्से से पहले बेहतर बनाने पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है? इसकी एक वजह है, इंटरसेप्टर ड्रोन बेहद प्रभावी हैं। आंकड़े भी इसे साबित करते हैं। यूक्रेन का P1 सन नई पीढ़ी के पहले ड्रोन में से एक है। स्काईफॉल द्वारा बनाए गए इस ड्रोन को 2025 दुबई एयर शो में पेश किया गया था और इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि इंटरसेप्टर इतने मूल्यवान क्यों हैं। 3D प्रिंटेड एयरफ्रेम पर आधारित, जो लागत को इतना कम रखने में मदद करता है कि इसे बनाना रूस द्वारा यूक्रेन पर छोड़े जाने वाले कम लागत वाले शाहिद टाइप ड्रोन से भी सस्ता है। P1 सन को जब पेश किया गया तब तक हर महीने हजारों की संख्या में बनाया जा रहा था। आज वही इंटरसेप्टर ड्रोन दिखा रहा है कि वो यूक्रेन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 23 अप्रैल की एक रिपोर्ट में प्रावदा ने बताया कि P1 सन ने 2026 की शुरुआत से रूस के शाहिद टाइप ड्रोन में से 3000 से ज्यादा इंटरसेप्ट किए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री की सलाहकार हन्ना होवोस्त्यार ने बताया कि यूक्रेनी निर्माताओं ने औसतन $3000 तक लागत वाले इंटरसेप्टर ड्रोन बनाए हैं, जिससे रक्षा बलों ने रूसी शाहिद टाइप ड्रोन का 90% तक इंटरसेप्ट किया है। उस प्रतिशत को याद रखें, हम फिर लौटेंगे। वोस्दिया ने बताया कि यूक्रेन जिन 5 सबसे प्रभावी इंटरसेप्टर ड्रोन का उपयोग कर रहा है, उनमें से 4 स्टिंग, P1 सन, मेरोप्स और ब्लिस्काव का निजी यूक्रेनी कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं।
इन 5 में से एक यूक्रेन और यूके की साझेदारी से बन रहा है और ये सभी रूस के यूक्रेन में ड्रोन से बढ़त के प्रयासों को विफल कर रहे हैं। यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन की प्रभावशीलता पर व्यापक दृष्टिकोण से बात करते हुए प्रावदा ने फ्योडोरोव की उन टिप्पणियों की भी रिपोर्ट की जो उन्होंने युद्ध पर इन ड्रोन के प्रभाव के बारे में की थीं। फ्योडोरोव ने कहा कि मार्च में यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन ने रिकॉर्ड 33,000 रूसी ड्रोन नष्ट किए। शुरुआत में आपको यह संख्या अजीब लग सकती है। हमने अक्सर इंटरसेप्टर ड्रोन के इस्तेमाल की बात की है जो रूसी शाहिद ड्रोन के खिलाफ किए जाते हैं। ये वही लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन हैं जिन्हें रूस यूक्रेन पर दागता है। एबीसी के अनुसार यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने मार्च में यूक्रेन पर 6,462 लंबी दूरी के ड्रोन दागे। 33,000 का 6,462 से कोई मेल नहीं, तो मामला क्या है? यूक्रेन के इंटरसेप्टर सिर्फ शाहिद ड्रोन नहीं गिरा रहे। फ्योडोरोव ने ज़ाला, गेरबेरा, मोलनाया, ऑरलान और कुछ अन्य ड्रोन का जिक्र किया, जिससे पता चलता है कि यूक्रेन के इंटरसेप्टर रूस के शाहिद के अलावा भी कई ड्रोन को निशाना बना सकते हैं। इसमें लॉयटरिंग, टोही, संभवतः एफपीवी और फाइबर ऑप्टिक ड्रोन शामिल हैं जिन्हें रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अगर ड्रोन में वारहेड हो तो वो इंटरसेप्टर का लक्ष्य बनता है। और जब आप यूक्रेन के ऑपरेटरों की नई क्षमता को जोड़ते हैं कि वे अपने इंटरसेप्टर को सैकड़ों किलोमीटर दूर से चला सकते हैं, तो रूस के सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है जिसे वो हल नहीं कर सकता। उसके ड्रोन नष्ट हो रहे हैं और वो कुछ नहीं कर सकता। अब हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटरसेप्टर से जुड़े और भी नवाचार आने वाले हैं। यूक्रेन के पास ऐसे पायलट हैं जो इंटरसेप्टर दूर से उड़ा सकते हैं। अगला कदम ऐसी तकनीक विकसित करना है जो इंटरसेप्टर ड्रोन को लॉन्च से पहले टारगेट के और करीब ले जाए। 21 अप्रैल को ब्रेकिंग डिफेंस ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने फिर दुनिया में पहली बार ऐसा कर दिखाया। यूक्रेन ने इस बार इंटरसेप्टर ड्रोन मानव रहित सतही वाहन से लॉन्च कर रूसी शाहिद ड्रोन नष्ट किया। यहां जो हम देख रहे हैं वो वायु और समुद्र के एकीकरण का ऐसा स्तर है जिसने रूस को पूरी तरह चौंका दिया है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने इस घटना का वीडियो भी जारी किया है और बताया है कि यह कारनामा 412वीं नेमेसिस ब्रिगेड ने किया। सोचिए इसका यूक्रेनी वायु रक्षा पर क्या असर होगा। रूस के कई लंबी दूरी के ड्रोन खुद रूस से नहीं बल्कि क्राइमिया और पूर्वी यूक्रेन के कब्जाए इलाकों से लॉन्च होते हैं। इस नवाचार के साथ यूक्रेन ने काला सागर में समुद्री ड्रोन भेजने की क्षमता विकसित कर ली है जो कब्जे वाले इलाकों से छोड़े गए रूसी शाहिद ड्रोन को मार गिराने के लिए इंटरसेप्टर लॉन्च कर सकते हैं, ताकि रूसी शाहिद ड्रोन को बहुत पहले ही मार गिराया जा सके, इससे पहले कि वे यूक्रेन के शहरों और मुख्य भूमि के अंदरूनी हिस्सों के बुनियादी ढांचे के करीब पहुंचें। अगर यूक्रेन इस रणनीति का विस्तार करने में सक्षम होता है तो क्राइमिया ड्रोन प्रक्षेपण स्थल के रूप में लगभग बेकार हो सकता है। प्रत्येक शाहिद जिसे रूस प्रायद्वीप से भेजने की कोशिश करता है उसे यूक्रेन के अंदर गहराई में बैठे ऑपरेटरों द्वारा नियंत्रित मानव रहित समुद्री प्लेटफॉर्मों से छोड़े गए इंटरसेप्टर द्वारा मार गिराया जा सकता है। ये गहरी वायु रक्षा है जो इंटरसेप्टर ड्रोन आमतौर पर नहीं कर सकते। फिर भी यूक्रेन ने कई ऐसी चीजें कर दिखाई जिनके बारे में कहा जाता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। ब्लैक सी फ्लीट को साफ करना, जिससे समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल संभव हुआ, ऐसे उपायों में शामिल है। रूस को मजबूर होकर अपना कभी डरावना माना जाने वाला फ्लीट क्रीमिया से हटाना पड़ा है क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों ने उसका 1/3 हिस्सा तबाह कर दिया है। इस नई तकनीक के साथ यूक्रेन उस वापसी का फायदा उठा सकता है और अगर इंटरसेप्टर ले जाने वाले मरीन ड्रोन को कोई ऐसा टारगेट मिलता है जिसे खत्म करना जरूरी है तो वे ऐसा कर सकते हैं, ये जानते हुए कि हमले में खोए गए इंटरसेप्टर ड्रोन की कीमत सिर्फ कुछ $1000 ही है। सच कहूं तो ये यूक्रेन की तरफ से शानदार है। ये यूक्रेन का रूस के लंबी दूरी के ड्रोन पर इंटरसेप्टर छोड़ने का इकलौता नया तरीका नहीं है। मरीन जहाज की नई तकनीक की खबर के अगले दिन मिलिटनी ने बताया कि यूक्रेन ने मदरशिप ड्रोन से इंटरसेप्टर ड्रोन लॉन्च करना शुरू किया है। यूक्रेन थोड़े ड्रोन को इंटरसेप्टरों के हवाई वाहक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्ट्रिक वर्जन के लिए 90 मिनट और कंबशन इंजन वाले वेरिएंट के लिए 240 मिनट तक की उड़ान क्षमता के साथ थॉर ए की रेंज 400 किलोमीटर तक है। ये एक आदर्श मंडराने वाला ड्रोन है जिसे यूक्रेन पहले टोही के लिए इस्तेमाल करता था। इसमें छोटे फाइटर जेट जैसे अंडरविंग हार्ड पॉइंट्स भी हैं। यूक्रेन उन हार्ड पॉइंट्स पर कुछ इंटरसेप्टर्स लगा सकता है और उन्हें मिसाइल की तरह आने वाले शाहिद ड्रोनों पर दाग सकता है ताकि उन्हें मार गिराया जा सके। फिर से कहूं, ये शानदार है। इसके लिए इनोवेटिव शब्द भी शायद कम है। यूक्रेन के पास ऐसा ड्रोन है जो घंटों हवा में रहकर आने वाले शाहिद ड्रोनों की तलाश कर सकता है। इसे यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन में डाली जा रही रिमोट तकनीक के साथ जोड़ें तो आपको एक द्वितीयक हथियार मिलता है जिसे जब चाहे लॉन्च किया जा सकता है और जो एक ऐसे लक्ष्य की ओर भी पूरी तरह उड़ सकता है जो शायद थोराई की बाहरी सीमा से भी ज्यादा दूर हो। कल्पना कीजिए कि 2 ऑपरेटर जिनके पास अपने अपने लैपटॉप और कंट्रोलर हैं, वे मिलकर इन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यूक्रेन की तरफ से एक जबरदस्त स्तर की प्रतिभा है। ये दिखाता है कि रूस यूक्रेन की नवाचारों के अनुसार जल्दी खुद को नहीं ढाल सकता।
कुछ महीने पहले ये इंटरसेप्टर ड्रोन थे। आज ये इंटरसेप्टर दूसरे ड्रोन से लॉन्च किए जा रहे हैं और ऑपरेटर उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, जो रूस की जानकारी के मुताबिक कीव में अपने सोफे पर भी बैठ सकते हैं। यूक्रेन से जो कुछ भी हम अभी देख रहे हैं वो उसकी वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए है। यूक्रेन अब लंबी दूरी के ड्रोन में रूस से आगे है, फिर भी रूस हर महीने हजारों शाहिद व अन्य ड्रोन यूक्रेन भेज रहा है। यूक्रेन जानता है कि ये बड़ी समस्या है। शाहिद ड्रोन वायु रक्षा को भ्रमित कर रूस की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को आसानी से वायु रक्षा भेदने देते हैं। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए फ्योडोरॉव कहते हैं कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन उस स्तर तक पहुंच जाए जहां वो रूस की कम से कम 95% प्रक्षेपास्त्रों को रोक सके। ये निश्चित रूप से एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन अब ये काफी हद तक हासिल किया जा सकने वाला भी लगने लगा है। यूक्रेन ने इंटरसेप्टर की जो नींव बनाई है उस पर और यहां जिन नवाचारों की हमने चर्चा की है उन पर आगे काम करना मददगार होगा। एक तकनीक जो शुरू में कम दूरी का समाधान थी, अब उसमें इतनी रेंज दी जा रही है कि वो शाहिद ड्रोन के झुंडों से बहुत पहले ही निपट सके, इससे पहले कि वे उन वायु रक्षा प्रणालियों तक पहुंचे जिन्हें वे झुंड अभिभूत करने वाले थे। यूक्रेन पहले ही अपने 95% लक्ष्य के करीब पहुंचने लगा है। 3 अप्रैल को रूस ने 569 प्रक्षेपास्त्रों से हमला किया। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसीज के अनुसार यूक्रेन ने उनमें से 541 प्रक्षेपास्त्र नष्ट कर लगभग 94% की अवरोधन दर हासिल की। 1% या उससे थोड़ा अधिक होता तो लक्ष्य हासिल हो जाता। माना कि ये आंकड़े एक रूसी हमले के लिए दर्ज किए गए थे, लेकिन अगर हम मार्च महीने को देखें तो यूक्रेन 95% के और करीब पहुंच रहा है। इसके अलावा 3 अप्रैल को यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन की वायु रक्षा ने रूस के 90.25% ड्रोन और 74% मिसाइलों को मार गिराया, जिससे कुल मिलाकर अवरोधन दर 89.9% रही। यूक्रेन सही रास्ते पर है। ऑपरेटर अपने सोफों से और संभव है कि दूसरे देशों से भी इंटरसेप्टर ड्रोन को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रहते हुए यूक्रेन के लक्ष्यों में अधिक योगदान दे सकते हैं। हम यहाँ जो देख रहे हैं वो किसी बड़ी चीज की शुरुआत है। वायु रक्षा का एक नया संस्करण जो फ्योडोरॉव द्वारा बताए गए बहुस्तरीय आवश्यकता को पूरा करता है, और ये ड्रोन आधारित तकनीकों का उपयोग करता है जो रूस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे शाहिद प्रकार के ड्रोन की तुलना में कहीं सस्ते और ज्यादा स्मार्ट हैं। यूक्रेन ने युद्ध की शुरुआत में इस तकनीक को पाने के लिए कुछ भी कर दिया होता, लेकिन अब उसके पास ये तकनीक है। पुतिन को रोकने की जरूरत से पैदा हुई नवाचारों की एक और श्रृंखला हमारे सामने है, और ये रूस की सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक के लिए विनाश का संकेत है। अब इंटरसेप्टर ड्रोन सोफे से ही कंट्रोल हो रहे हैं। कल ये एफपीवी और टोही ड्रोन हो सकते हैं जिन्हें सैकड़ों मील दूर के किल जोन में उड़ाया जा रहा है, और वे हमेशा की तरह प्रभावी रहेंगे, जिससे यूक्रेन अपने और ज्यादा सैनिकों को सुरक्षित रख सकेगा। अगर यूक्रेन की प्राथमिकता जनशक्ति की सुरक्षा है तो ऐसी हवाई ड्रोन सेना विकसित करके ही वो अपने लोगों को सुरक्षित रख सकता है। हमने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। हम ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं कि यूक्रेन के मास्टरमाइंड्स के पास और कौन से ऐसे हथकंडे हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला है। यूक्रेन की रोबोट सेना असली है, और पुतिन को बाल नोचने पर मजबूर करने वाली बात सिर्फ आसमान में इसकी कार्रवाई ही नहीं है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा शानदार तकनीकी नवाचारों से परिभाषित हुई है। रूस जो भी नई चाल चलता है, यूक्रेन उसकी काट के लिए कोई ना कोई शानदार समाधान निकाल ही लेता है। कभी कभी यूक्रेन अपनी सामूहिक प्रतिभा की अजीबता से हमें चौंका देता है। एक चौंकाने वाली हद तक साधारण चीज रूस को फिर से पाषाण युग में धकेल रही है। पुतिन की सेनाओं को यूक्रेन युद्ध में एक गेम चेंजर ने घुटनों पर ला दिया है, जिसमें ग्रेफाइट अहम भूमिका निभा रहा है। हम बाद में बताएंगे कि यह साधारण खनिज क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले जानते हैं यूक्रेन ने ग्रेफाइट से रूस की सेनाओं को कैसे परेशान किया। डोनेट्स्क के युद्धग्रस्त क्षेत्र में रूस की सेनाएं घुसपैठ की कोशिश कर रही हैं और किलेबंदी शहरों पर हमला कर रही हैं, लेकिन उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। सिर्फ मार्च महीने में ही रूस ने अपने 35,000 से ज्यादा सैनिक खो दिए, जिनमें से कई डोनेट्स्क में मारे गए, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पुतिन अपनी इस खतरनाक जमीन को हासिल करने की सनक छोड़ने को तैयार नहीं है। रूस केवल एक ही चीज पर भरोसा कर पाया है, और वो है ताकत। आधुनिक युद्ध में बिजली सबसे अहम है। रेडार, वायु रक्षा प्रणाली और कमांड सेंटर बिजली से चलते हैं, और रूस ने कब्जे वाले इलाकों के पावर स्टेशन अपने नियंत्रण में ले लिए हैं ताकि उसके सैनिकों को बिजली मिलती रहे। लेकिन अब कुछ बदल गया है। रिपोर्टें बिखरी हैं। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ नया हथियार इस्तेमाल करने की घोषणा नहीं की। यूक्रेन चुप्पी साधे हुए हैं ताकि रूस की सेनाएं खुद हथियार का असर महसूस करें, बिना जाने उनके साथ क्या होगा। हालांकि अब हमें इसके बारे में जमीन पर मौजूद पुतिन के पिट्ठुओं से सुनने को मिल रहा है। यूक्रेन डोनेट्स्क पर ऐसे बम गिरा रहा है जो आग की लपटों में नहीं फटते और सैनिक या लक्ष्य नष्ट नहीं करते। वे आसमान में ऐसा पदार्थ छोड़ते हैं जो रूसी सैनिकों की बिजली आपूर्ति छीन लेता है, जिससे पीछे के इलाके अंधेरे में डूब जाते हैं और मोर्चे पर सैनिक नाकाम हो जाते हैं। यूक्रेन के पास ग्रेफाइट बम है और रूस इससे नाराज है।
अप्रैल की शुरुआत में डिफेंस एक्सप्रेस ने बताया कि रूस की सेनाएं अब डोनेस्क में दावा कर रही हैं कि यूक्रेन ने रात के छापों में ग्रेफाइट बम गिराए हैं। आपको हमसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि रात का समय ऐसे बमों से बिजली काटने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जब बत्तियां बुझ जाती हैं तो रूसी सैनिक घबरा जाते हैं। ये दावे यूं ही नहीं बनाए गए हैं। डरे सैनिक वो फुटेज शेयर कर रहे हैं जिसमें वे कहते हैं कि यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एक वायरल क्लिप में हम देखते हैं कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ड्रोन झुंड से निपट रही है। रसियों ने कुछ निशाने साधे, लेकिन असली समस्या तब दिखती है जब यूक्रेनी ड्रोन के मलबे की जांच होती है। हम देखते हैं कि वहां ग्रेफाइट के तंतु जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं। ये तंतु तब भी निकलते हैं जब यूक्रेन के ड्रोन आसमान में फटते हैं। अब आधिकारिक रूसी स्रोत भी दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन कब्जे वाले क्षेत्रों पर ग्रेफाइट बम गिरा रहा है। टास, रूस की प्रमुख समाचार एजेंसी ने 6 अप्रैल को लिखा कि यूक्रेन ने उससे एक दिन पहले कब्जे वाले डोनेत्स्क में बिजली सुविधाओं पर ग्रेफाइट बमों का इस्तेमाल किया। इस आउटलेट का कहना है कि ये बम हवा में फटकर ग्रेफाइट के धागे फैलाते हैं। एक रिपोर्ट में जो संभवतः पहले उल्लेखित फुटेज से जुड़ी है, टैस बताता है कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली ने कथित तौर पर यूक्रेन के 6 ड्रोन मार गिराए और 10 अन्य को रोक लिया, लेकिन 3 ड्रोन बच निकले और उन्होंने अपनी पेलोड बिजली की सुविधाओं पर गिरा दी। ड्रोन रोकने की रिपोर्टों पर संदेह करें, क्योंकि ये रूसी समाचार एजेंसी है। टास हमें यूक्रेन के नए बमों की कार्यप्रणाली समझने में मदद करता है। और भी अटकलें डिफेंस एक्सप्रेस से आती हैं। ये बताता है कि ग्रेफाइट बॉम्ब कोई नया विचार नहीं है। हमारे साथ रहें, हम जल्दी ही इसमें और गहराई से जाएंगे। यूक्रेन का नवाचार अपने ग्रेफाइट को रूसी रक्षा तंत्र तक पहुंचाने के तरीके में दिखता है। ग्रेफाइट बम आमतौर पर क्लस्टर गोला बारूद होता है, जिसमें कई दर्जन सब म्यूनिशन होते हैं। हर सब म्यूनिशन ग्रेफाइट फिलामेंट से भरा होता है, जो बम फटने पर बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। सरल है। एक बम को हवाई प्लेटफॉर्म से दागा जाता है, वो फटता है और ग्रेफाइट नीचे बरसता है। यूक्रेन अपने कम फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को कब्जे वाले इलाकों में पारंपरिक ग्रेफाइट बम गिराने के जोखिम में नहीं डालना चाहता। यूक्रेन ने रूसी पीछे के इलाकों तक ग्रेफाइट पहुंचाने का नया तरीका निकाला है। यूक्रेन मिड रेंज ड्रोन भेज रहा है। सबसे ज्यादा संभावना है कि ये FP1 या FP2 मॉडल हैं, जिन्हें पारंपरिक वारहेड से लैस किया गया है और उनमें ग्रेफाइट फिलामेंट्स भरे हुए हैं। डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार फैलाव क्लस्टर बम जितना बड़ा नहीं होता, जिससे जोखिम भी कम हो जाता है। अगर वॉरहेड विस्फोट से ग्रेफाइट गिरता है तो रूस एयर डिफेंस के सही से काम करने पर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यूक्रेन के ड्रोन भले ही लक्ष्य न मारे, लेकिन उनका ग्रेफाइट गिरकर अनचाही जगहों पर समस्याएं पैदा कर सकता है। जैसा कि हम यूक्रेन के मामले में कई बार देख चुके हैं, ये एक मौजूदा विचार पर नया मोड़ है। रूस के पास इसका जवाब नहीं है। यूक्रेन ने जो चीट कोड बनाया वो डोनेट्स्क की लड़ाई में गेम चेंजर हो सकता है। एक ऐसा हथियार जो एक अनोखी तरकीब से रूसी बलों की बिजली आपूर्ति काट सकता है, जो दिखाता है कि यूक्रेन कितनी चतुराई से लड़ रहा है। ये भी दिखाता है कि यूक्रेन भविष्य की ओर देख रहा है, जहां उसने पुतिन के सैनिकों को हमेशा के लिए यूक्रेन से बाहर निकाल दिया है। यूक्रेन इन सब बातों का प्रचार नहीं कर रहा है, वो अपने नए बमों को ही सब कुछ कहने दे रहा है। यहां हम एक आम खनिज के शानदार उपयोग को देख रहे हैं, जो पुतिन के सैनिकों को पाषाण युग में भेज रहा है। ग्रेफाइट बम विस्फोटक क्यों नहीं होते? ये सब बिजली की बात है और यूक्रेन रूस के हाथों से उसे छीनकर अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। समझने के लिए कि ये कैसे होता है, पहले देखें कि ग्रेफाइट बम कैसे काम करता है। ये बम सामान्य बमों जैसे नहीं होते। ये रनवे या मजबूत लक्ष्यों को नष्ट नहीं करते। ग्रेफाइट बम में वही पदार्थ के हजारों सूक्ष्म तंतु होते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम है। हर तंतु अकेले देखना मुश्किल है, लेकिन ये लक्ष्य पर बारीक धूल की तरह गिरते हैं। अब रूस की समस्या है कि ग्रेफाइट चालक पदार्थ है। जब ग्रेफाइट बम से निकले छोटे छोटे रेशे किसी भी ऐसी चीज पर गिरते हैं जो बिजली पैदा करती है या उसे चलाने के लिए बिजली चाहिए, तो उसकी चालकता बहुत अहम हो जाती है। शॉर्ट सर्किट समस्या बनते हैं, क्योंकि बिजली ग्रेफाइट रेशों की ओर आकर्षित होकर अधिक गर्मी पैदा करती है। फेल-सेफ सिस्टम सक्रिय हो जाते हैं। पूरे सिस्टम ऑफलाइन हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसे स्विच की तरह काम करता है जिसे बिजली काटने के लिए पलटा गया हो। एक फाइबर इतना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हजारों फाइबर एक साथ एक ही लक्ष्य पर गिरते हैं, तो वे विद्युत धारा से वाष्पीकृत होकर आयनित चैनल बनाते हैं, जिससे और ज्यादा करंट बहता है। एक श्रृंखलाबद्ध प्रभाव शुरू होता है और रूस यूक्रेन द्वारा निशाना बनाई गई जगह पर बिजली जाने से पहले कुछ नहीं कर सकता। यूक्रेन के पास ब्लैकआउट बम है, जिन्हें वो कब्जे वाले इलाकों पर उन्हीं ड्रोनों से गिरा सकता है जो डोनेत्स्क में विस्फोटक वॉरहेड पहुंचाते हैं। अगर डिफेंस एक्सप्रेस सही है, तो यूक्रेन के FP1 और FP2 ड्रोन अब पहले से ज्यादा खतरनाक हैं। अगर रूस यूक्रेन के ग्रेफाइट बम की प्रभावशीलता जानना चाहता है, तो उसे अतीत देखना चाहिए। ग्रेफाइट बम नया विचार नहीं है। अमेरिका और नेटो ने पहले भी इन्हें इस्तेमाल किया है।
1990 के दशक की शुरुआत में खाड़ी युद्ध में अमेरिकी नौसेना ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से इराक में एक वारहेड तैनात किया था। वे मिसाइलें थोड़ी अलग तरह से काम करती थी, जिनकी तुलना में आज यूक्रेन द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे ग्रेफाइट बम अलग हैं। उन्होंने सूक्ष्म ग्रेफाइट फाइबर गिराने की बजाय कार्बन फाइबर की रीलें खोलकर इराक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शॉर्ट सर्किट किए। एक दशक बाद नेटो ने पूर्व युगोस्लाविया पर ग्रेफाइट बम का संस्करण इस्तेमाल किया। बेलग्रेड में, जो अब सर्बिया की राजधानी है, नेटो ने वो गिराना शुरू किया जिसे मीडिया ने सॉफ्ट बम कहा। ये ग्रेफाइट बम थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, और इन्होंने बेलग्रेड के नागरिकों को प्रभावित करने वाला पहले बड़े ब्लैकआउट का कारण बने थे जो नेटो और युगोस्लाविया के युद्ध के दौरान हुआ था। अब वर्तमान में आ जाए तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं है जो दुश्मन पर ग्रेफाइट बम गिरा रहा है। यूक्रेन को शायद उन रिपोर्ट से प्रेरणा मिली है कि अमेरिका और इजराइल भी ईरान में मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए यही तरीका अपना रहे हैं। 1 अप्रैल की एक रिपोर्ट में डिफेंस एक्सप्रेस ने खुलासा किया कि ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में पावर प्लांट्स को निशाना बनाने के लिए ग्रेफाइट बमों का इस्तेमाल किया है। जैसा यूक्रेन के ग्रेफाइट बमों की रिपोर्टों में था, वैसे ही यहां भी उस देश ने इसकी पुष्टि नहीं की है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ये हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हर बार जब ईरान में बिजली चली जाती है और कोई ऐसा धमाका नहीं होता जिससे इस समस्या की वजह समझ आए, तो ग्रेफाइट खुद ही अपनी कहानी बयां कर देता है। यूक्रेन वही तरीका अपना रहा है जो ग्रेफाइट बम इस्तेमाल करने वाले देशों ने किया। वे इसे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन चाहता है कि रूस ये अंदाजा लगाता रहे कि उसके द्वारा कब्जे वाले इलाकों में भेजे गए ताज़ा ड्रोन ग्रेफाइट ले जा रहे हैं या विस्फोटक। जहां तक रूस की बात है, वो यूक्रेन द्वारा भेजी गई चीजों से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यहां तक कि वायु रक्षा द्वारा की गई सफल फायरिंग भी सिर्फ ग्रेफाइट को चारों ओर फैला देती है। और वे वायु रक्षा कहां होंगी? उन्हीं जगहों पर जिन्हें रूस महत्वपूर्ण मानता है, यानी वहां और भी विद्युत उपकरण होंगे जो प्रभावित हो सकते हैं, चाहे यूक्रेन के ग्रेफाइट बम लक्षित स्थानों पर न गिरें। लेकिन यूक्रेन के नए हथियारों में एक और स्तर की चतुराई है। ग्रेफाइट बम रूस की सेनाओं की बिजली बंद करने तक सीमित नहीं, इन्हें खास कारण से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब कुछ बदल देता है। और वैसे आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब वो बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस देख सकें। सतही रूप से यूक्रेन के ग्रेफाइट बम रूसी क्षेत्रों में बिजली काटने से जुड़े हैं, लेकिन अगर आप इससे आगे देखें तो आप देखेंगे कि यूक्रेन जो कर रहा है उसमें असली कमाल क्या है। उन सभी उदाहरणों के बारे में सोचिए जब ग्रेफाइट बम का इस्तेमाल किया गया था जिनका हमने जिक्र किया है। इन मामलों में बमों का इस्तेमाल एक देश ने दूसरे देश में किया था। यूक्रेन अपने ही रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में ग्रेफाइट बम का उपयोग उन बिजली सुविधाओं पर कर रहा है जो उसने पहले बनाई थी। यही यूक्रेन की रणनीति की असली चतुराई है। वो नहीं चाहता कि रूस उसकी बिजली संरचना का फायदा उठाए। हालांकि वो ये भी नहीं चाहता कि उस संरचना को पूरी तरह से नष्ट कर दे, क्योंकि इसका मतलब है कि जब यूक्रेन आखिरकार रूस को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देगा तो उस संरचना को फिर से बनाने में और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यही ग्रेफाइट बम आदर्श हथियार बनते हैं। यूक्रेन इन बमों का इस्तेमाल बिजली काटने के लिए कर सकता है, बिना डोनेट्स्क में यूक्रेन द्वारा बनाई गई बिजली सुविधाओं को बड़े दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाए। रूस को अब भी मरम्मत करनी है। ट्रिप हुई प्रणालियों को फिर से ऑनलाइन लाने में समय लगता है और ग्रेफाइट छोटे छोटे पुर्जों को जला सकता है जो विद्युत प्रणालियों को चालू रखने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन पावर प्लांट अभी भी हैं। यूक्रेन पहले इसकी गारंटी नहीं दे सका था। नवंबर 2025 में रॉयटर्स ने बताया था कि यूक्रेनी ड्रोन डोनेट्स्क के पावर प्लांट से टकराएं और भारी नुकसान हुआ। अब पावर प्लांट्स बिना धमाके बंद किए जा सकते हैं। यूक्रेन भविष्य सोचकर लड़ रहा है। प्रतीकात्मक रूप से ये रूस को कुचल देगा। पुतिन ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उनका मानना है कि यूक्रेन का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति की नजरों में यूक्रेन कभी भी एक संप्रभु राष्ट्र नहीं रहा है। ये कभी रूस का हिस्सा था। संप्रभु दर्जा हासिल करने के बाद भी ये हमेशा रूस का हिस्सा रहा है। अगर पुतिन चाहे तो यूक्रेन को रूस में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसलिए यूक्रेन को ना सिर्फ अपनी हर इंच जमीन के लिए इतनी कड़ी लड़ाई लड़ते देखना, बल्कि उन हथियारों का इस्तेमाल करते देखना जो उस बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखते हैं जिसे रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है, पुतिन के लिए बहुत बुरा है। ये उन्हें बताता है कि यूक्रेन की आत्मा अभी टूटी नहीं है और देश एक ऐसे भविष्य की ओर देख रहा है जहां रूस अब उसके लिए कोई समस्या नहीं रहेगा जिससे उसे निपटना पड़े। प्रतीकात्मक के परे रणनीतिक महत्व है। यूक्रेन का ग्रेफाइट बमों का इस्तेमाल सिर्फ रूसी सैनिकों की बिजली काटने के अलावा उनकी रणनीति का हिस्सा है। एयर डिफेंस पर बात करते हैं। नेटो ने सर्बिया में सॉफ्ट बमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन एक बात जो हमने नहीं बताई वो ये थी कि वे कितने प्रभावी थे। मई 1999 में द गार्जियन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नेटो ने सर्बिया की 70% बिजली तुरंत काट दी, जिससे कई सैन्य कंप्यूटर, संचार प्रणालियां और राडार बंद हो गए जो यूगोस्लाविया को नेटो के हस्तक्षेप से बचाने के लिए लगाए गए थे। नेटो के सॉफ्ट बम सर्बियाई एयर डिफेंस सिस्टम को ऑफलाइन कर सकते थे।
वे डिफेंस सिस्टम बड़ी दिक्कतें पैदा कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कि एक अमेरिकी वायुसेना के पायलट को भी मार गिराया था, जो F-117 नाइट हॉक फाइटर जेट उड़ा रहा था। और ये एक ऐसी क्षमता थी जिसके बारे में नेटो को शायद उस समय बेलग्रेड में होने का विश्वास नहीं था। 1990 के आखिर में बेलग्रेड के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना नेटो के लिए अहम था। यही स्थिति आज यूक्रेन और रूस के कब्जे वाले इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम्स पर भी लागू होती है। पिछले 1 साल या उससे ज्यादा समय में यूक्रेन ने रूसी एयर डिफेंस सिस्टम्स को बुरी तरह से तबाह किया है। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार जून 2025 से 26 मार्च तक यूक्रेन ने रूसी एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 492 और डोनेट्स्क जैसे इलाकों में रूस के एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल संसाधनों पर सैकड़ों हमले किए। अब यूक्रेन के ड्रोन आधारित ग्रेफाइट बम भी रूसी एयर डिफेंस के खिलाफ अभियान में शामिल हैं। यूक्रेन सुरक्षित हवाई गलियारे बना सकता है बिना अपने विस्फोटक ड्रोन खोए। ये एक सरल विचार है। ग्रेफाइट बम रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर देते हैं। जब रूस उन सिस्टमों की मरम्मत करने की कोशिश कर रहा होता है, तब विस्फोटक वॉरहेड ले जाने वाले ड्रोन और यहां तक कि यूक्रेन की मिसाइलें भी और अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए भेजी जा सकती हैं। एयर डिफेंस सिस्टम चालू होने तक रूस को गड्ढों से जूझना पड़ता है और मामला इससे भी गहरा है। फ्रंट लाइन से दूर रूस ने कब्जे वाले इलाकों में कमांड और कंट्रोल C2 सेंटर बनाए होंगे। युद्ध में C2 बहुत अहम है। इसके बिना सेना के सबसे बुनियादी काम भी बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। C2 सेंटरों में ही योजना बनाई जाती है और इन्हीं के जरिए उन योजनाओं का समन्वय और क्रियान्वयन किया जाता है। यूक्रेन में इसका मतलब है कि C2 रूस की जमीनी सेना को संगठित करने के लिए है, ताकि वे यूक्रेन की रक्षा के खिलाफ अपने लगातार हमले कर सकें। हम रूस के C2 की प्रभावशीलता पर बहस कर सकते हैं, लेकिन मार्च में बताई गई 35,000 मौतें इसकी सीमित प्रभावशीलता दिखाती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये केंद्र मौजूद हैं और बाकी हर चीज की तरह इन्हें भी बिजली की जरूरत होती है। C2 केंद्रों में संचार उपकरण और युद्ध क्षेत्र की स्थिति बताने वाले मॉनिटर होते हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक ग्रेफाइट बम निष्क्रिय कर सकता है, भले ही सिर्फ अस्थायी रूप से ही क्यों ना हो। अब यूक्रेन के पास ऐसा हथियार है जिससे वो पीछे अफरा तफरी मचा सकता है और डोमिनो प्रभाव ला सकता है। C2 पीछे के इलाकों में पंगु हो जाता है, मोर्चे पर निर्देश नहीं भेजे जाते, ग्रे जोन के रूसी घुसपैठिए अलग थलग होकर कट जाते हैं और मर जाते हैं। अगर वो बिजली से चलती है तो वो निशाना है। रूस को पीछे की लगभग हर चीज के लिए बिजली चाहिए। यूक्रेन द्वारा बिजली काटे जाने से रूस को पुराने और धीमे संचार माध्यमों पर निर्भर रहना होगा। यूक्रेन जहां भी हमला करेगा वहां कलम कागज आम होंगे। अगर पुतिन पुरानी क्षयकारी रणनीति अपनाते हैं जिससे उनकी सेना को यूक्रेन की सेना से भी ज्यादा नुकसान होता है, तो ग्रेफाइट बम यूक्रेन को रूस के सैनिकों को ऐसे समय में भेजने का मौका देंगे जब इलेक्ट्रॉनिक संचार नहीं था। ओह, एक और बात है। पहले बताया था कि डिफेंस एक्सप्रेस के मुताबिक यूक्रेन अपने FP1 और FP2 ड्रोन में ग्रेफाइट लोड कर रहा है। अब सोचिए, यूक्रेन यही ग्रेफाइट FP5 फ्लेमिंगो जैसे लंबी दूरी के ड्रोन में भर देता है। उस ड्रोन की रेंज लगभग 3000 किलोमीटर या 1860 मील है, जिसका मतलब है कि वो रूस के अंदर लगभग किसी भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर हमला कर सकता है। अगर फ्लेमिंगो ड्रोन रूसी पावर स्टेशनों की ओर बढ़ें तो ग्रेफाइट गिरने से रूस की औद्योगिक सुविधाएं, रासायनिक संयंत्र और बिजली ढांचा ठप हो सकता है। इनमें से कोई नुकसान स्थायी नहीं होगा। ग्रेफाइट यूक्रेन के लिए पुतिन के लोगों को ये याद दिलाने का नया तरीका बन सकता है कि उनके नेता ने ऐसा युद्ध शुरू किया जिसे उनके घर तक लाया जा सकता है। हम सोचते हैं कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में कितने बड़े पैमाने के ब्लैकआउट रूस के अभिजात वर्ग सहेंगे इससे पहले कि वे गिरती ग्रेफाइट पर कुछ कहें। एक बात तो तय है, अगर यूक्रेन पूरी तरह से ग्रेफाइट बमों पर निर्भर होना चाहता है तो उसे उन बमों में इस्तेमाल होने वाली सबसे महत्वपूर्ण सामग्री हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यूक्रेन में ग्रेफाइट की बहुतायत है। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के अनुसार 2022-2024 में यूक्रेन ग्रेफाइट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था। हालांकि रूस के आक्रमण से उसकी मुख्य खान अस्थायी रूप से बंद रही। उसी स्रोत के अनुसार यूक्रेन में अनुमानित 1.79 करोड़ टन ग्रेफाइट का भंडार भी है। बेशक उस पूरे ग्रेफाइट तक पहुंचना संभव नहीं होगा। कुछ हिस्सा कब्जे वाले इलाकों में है और सभी भंडार सुलभ नहीं है, लेकिन फिर भी यूक्रेन के पास ग्रेफाइट है, बहुत सारा ग्रेफाइट है। डोनेट्स्क में रूस जो रिपोर्ट कर रहा है वो शायद एक बहुत बड़े अभियान की तैयारी का परीक्षण मात्र हो सकता है। एक ऐसा ऑपरेशन जो ना सिर्फ कब्जे वाले इलाकों को बल्कि रूस के उन क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में ले सकता है जिन्हें पुतिन ने यूक्रेन के हमलों से अब तक बचा कर रखा है। चीट कोड अनलॉक हो गया है। ग्रेफाइट का तूफान आ सकता है। रूस और उसकी सेना को ऐसे हथियार से घुटनों पर लाया जा सकता है जो आसमान से गिरा दिए जाने पर भी खतरनाक रहता है। 2025 के अंत से यूक्रेन ने रूस के अंदर अपने लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमलों की आवृत्ति और ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। ये हमले पिछले कुछ सालों से हो रहे थे, लेकिन अब तक छोटे स्तर पर थे। लेकिन तथाकथित काइनेटिक प्रतिबंधों का अभियान वास्तव में 2025 के मध्य में तेज हो गया है
और तब से ये हमले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब हर रात यूक्रेनी ड्रोन की संख्या उतनी या उससे ज्यादा है जितने रूसी ड्रोन विपरीत दिशा में भेजे जाते हैं। जैसे जैसे रूसी तेल रिफाइनरियों और रणनीतिक सैन्य ठिकानों की संख्या जो जलकर राख हो रही है बढ़ती जा रही है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन घबरा रहे हैं। लेकिन उनके लिए हालात और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। यूक्रेन ने कई जर्मन कंपनियों सहित ड्रोन उत्पादन के संयुक्त उपक्रमों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उसके मीडियम और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन की संख्या, गुणवत्ता और ताकत बढ़ेगी। हाल ही में एल्टेरियन एयर लॉजिक के संयुक्त उपक्रम GmbH के साथ साझेदारी की घोषणा इन उपक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ये यूक्रेन को आज के समय में आसमान में मौजूद सबसे उन्नत ड्रोन से लेस करेगा। कंपनी उन्नत AI से लेस हजारों भारी ड्रोन बनाएगी, जिन्हें यूक्रेनी सशस्त्र बल और बाद में जर्मन बुंडेसवेयर इस्तेमाल करेंगे। ये सौदा क्या है और कैसे यूक्रेन के पक्ष में युद्ध का रुख बदल सकता है, यही इसकी कहानी है। मध्य अप्रैल 2026 में ऑटेरियन एयर लॉजिक्स जॉइंट वेंचर GmbH ने घोषणा की कि उसे यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के लिए हजारों मिड रेंज भारी AI गाइडेड स्वायत्त स्ट्राइक सिस्टम बनाने का पहला ऑर्डर मिला है। यह भारी स्वायत्त स्ट्राइक ड्रोन के लिए जर्मनी का सबसे बड़ा ऑर्डर है। ये ऑर्डर फरवरी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में कंपनी के गठन की घोषणा के तुरंत बाद आया है। इस निगम को जर्मनी और यूक्रेन की सरकारों का समर्थन है और यह यूक्रेनी और यूरोपीय रक्षा औद्योगिक क्षमताएं मजबूत करने के प्रयास का हिस्सा है। ये संयुक्त उद्यम यूक्रेन की एयर लॉजिक के युद्ध परीक्षित UAV प्लेटफॉर्म्स को अमेरिकी कंपनी ओटेरियन जर्मन डिवीजन के उन्नत सॉफ्टवेयर से जोड़ता है, जिससे स्वायत्त नेविगेशन, AI गाइडेंस और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रतिरोध मिलता है। संयुक्त उद्यम का लक्ष्य ऐसे ड्रोन बनाना है जो कठिन हालात में टिकाऊ हों और नेटो मानकों का पालन करें। जैसा कि विटाली कोलोसनिंचे को एयर लॉजिक के CEO कहते हैं, हम मिलकर मित्र देशों के ड्रोन युद्ध का भविष्य बना रहे हैं और अब उनके पास पहला बड़ा ऑर्डर है जिसका उत्पादन उनकी नई उत्पादन लाइनों पर शुरू होने वाला है। कंपनी की घोषणा में उन ड्रोन के नामों का उल्लेख नहीं किया गया था जिन्हें बनाया जाना है। बस इतना कहा गया था कि X आकार और डेल्टा आकार के पंखों वाले ड्रोन हर साल हजारों की संख्या में बनाए जाएंगे। लेकिन बाद में यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा प्रकाशित जर्मन यूक्रेनी संयुक्त उद्यमों में बनाए जा रहे ड्रोन की सूची में इनके नामों का खुलासा किया गया, एनुबिस और सेटेक्स। तो हम इन ड्रोन के बारे में क्या जानते हैं? अभी तक ज्यादातर विवरण जैसे कीमत और स्पेसिफिकेशन उजागर नहीं हुए हैं। हालांकि उपलब्ध जानकारी और हाल ही में बर्लिन में हुए डेमोन्स्ट्रेशन से जो मिला वह बहुत दिलचस्प है। अनुबिस को उच्च मूल्य लक्ष्यों और बख्तरबंद वाहनों के लिए मीडियम रेंज स्ट्राइक सिस्टम बताया गया है। सेट एक्स को पैदल सेना और हल्के बख्तरबंद वाहनों पर हमलों के लिए एक कॉम्पैक्ट टैक्टिकल ड्रोन बताया गया है। दोनों सिस्टम्स GPS रहित संघर्षपूर्ण माहौल में काम करने के लिए बनाए गए हैं और इनमें एक्स विंग व डेल्टा विंग एयरफ्रेम्स हैं। देखने में एनुबिस शायद एक और ऑटेरियन ड्रोन आर्टेमिस ALM-20 का अनुकूलन लगता है। अक्टूबर 2025 में ओटेरियन ने बताया कि उसने अमेरिकी रक्षा विभाग की इनोवेशन यूनिट के प्रोजेक्ट आर्टेमिस को पूरा कर लिया है और नया लंबी दूरी का कामिकाजी ड्रोन आर्टेमिस ALM-20 बनाया है। पहली नज़र में ये ड्रोन कुख्यात ईरानी शाहिद 136 से काफ़ी मिलता जुलता है। ये अपने आप में कोई हैरानी की बात नहीं है। शाहिद वो हथियार है जिसे देखकर लोग कहते हैं अगर उन्हें हरा नहीं सकते तो वही तरीका अपना लो। रूस ने असली शाहिद का उपयोग कर उसी डिज़ाइन पर आधारित जेरिन ड्रोन सीरीज बनाई है। अमेरिका के लुकास लॉन्ग रेंज कामिकाजे ड्रोन भी शाहिद से रिवर्स इंजीनियर किए गए। तो आर्टेमिस के लिए पहिया दोबारा क्यों बनाना? बताया जाता है कि आर्टेमिस ALM-20 एक लंबी दूरी का ड्रोन है जिसकी रेंज करीब 1000 मील से कम है। ये 99 पाउंड का विस्फोटक पेलोड ले जाता है और टारगेट गाइडेंस के लिए ऑटेरियन की मालिकाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। इसके बारे में थोड़ी देर में और बताएंगे। ये ड्रोन यूक्रेनी कंपनी के साथ साझेदारी में विकसित हुआ जिसका नाम सुरक्षा कारणों से छिपाया गया है। आर्टेमिस के तैयार होते ही ऑटेरियन ने कहा कि अमेरिकी रक्षा विभाग और साझेदार
अमेरिका, जर्मनी और यूक्रेन में बन रही सुविधाओं में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेंगे। अनुबिस और सेट एक्स का सारा उत्पादन जर्मनी में ही किया जाएगा। ये एक और संकेत है कि अनुबिस शायद आर्टेमिस ALM-20 का संशोधित संस्करण है। मुख्य संशोधन शायद ड्रोन को मध्यम दूरी के हमलों के लिए फिर से ढालने से जुड़ेंगे। मिड रेंज ड्रोन, जिन्हें मिड या मीडियम रेंज ड्रोन भी कहा जाता है, आमतौर पर इनकी रेंज लगभग 400 मील होती है, ऊंचाई 12,000 से 30,000 फीट तक होती है और ये 24 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। इन्हें सैन्य युद्ध या क्षेत्रीय इलाकों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। लॉन्ग रेंज ड्रोन दूसरी ओर अक्सर मीडियम या हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, जिन्हें संक्षेप में मेल या हेल कहा जाता है। 400 मील से ज्यादा रेंज और 24 घंटे से अधिक एंड्योरेंस वाले ये रणनीतिक प्लेटफॉर्म सैन्य निगरानी, जासूसी, मौसम ट्रैकिंग और मैपिंग में इस्तेमाल होते हैं। मीडियम रेंज अनुबिस को मैन पावर, टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स और मीडियम रेंज पर बख्तरबंद वाहनों पर हमला करने के लिए बनाया गया है। सेट एक्स दूसरी ओर कोकर्मियों और हल्के बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट वाहन भी शामिल हैं। ये एयर लॉजिक के UAS सेत कामिकाजे ड्रोन का एक अपग्रेड लगता है। मूल UAS सेत को पहली बार दिसंबर 2024 में उस समय के जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की यूक्रेन यात्रा के दौरान देखा गया था। कुछ महीनों बाद मार्च 2025 में इसकी तैनाती की पुष्टि अजो 12वीं स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड ने की थी। आर्टेमिस ALM-20 की तरह UAS सेत और बर्लिन में डेमो के दौरान दिखाए गए सेथेक्स के डेमो मॉडल दोनों ही शाहिद 136 से काफी मिलते जुलते हैं। ये छोटे हैं, मीडियम रेंज स्ट्राइक 30 मील या उससे अधिक के लिए डिजाइन किए गए हैं और इन्हें ज्यादा ईंधन व बैटरियों की जरूरत होती है। फ्यूल पावर्ड शहीद ड्रोन के मुकाबले UAS सेत यूनिट में इलेक्ट्रिक मोटर है, जिससे थर्मल और ध्वनि संकेत घटते हैं और स्टेल्थ क्षमता बढ़ती है। ऐसा भी लगता है कि इसमें जैमिंग प्रतिरोधी नेविगेशन की सुविधा है। दोनों फीचर्स सेट एक्स में आ सकते हैं। इसमें फोल्डिंग विंग्स है, जिससे इसे लॉन्च कंटेनर से लॉन्च करेंगे। हालांकि इसकी विशेषताएं घोषित नहीं हुई है, लेकिन इसे शॉर्ट रेंज ड्रोन बताकर सैकड़ों मील की रेंज के लिए रिकॉन्फ़िगर किया गया है, जबकि सिर्फ शॉर्ट रेंज वाला UAS सेत केवल कुछ दर्जन मील की रेंज देता है। इन ड्रोन की उन्नत ऑटोमेशन ऑटेरियन के खास सॉफ्टवेयर से संभव हुई है, जो इन्हें अन्य ड्रोन से अलग बनाती है। दोनों ड्रोन उन्नत AI से लैस होंगे, जिनका आधार ऑटेरियन सॉफ्टवेयर स्टैक है, जिसमें ऑटेरियन OS, स्काईनॉड फ्लाइट कंप्यूटर और नेमैक्स स्वॉर्म कोऑर्डिनेशन सॉफ्टवेयर शामिल है। इसका मतलब है कि यूक्रेन की स्ट्राइक क्षमताओं में अहम बदलाव हुआ है, जो बैटलफील्ड इंटेलिजेंस से ऑटोनॉमस काइनेटिक रिस्पॉन्स की ओर बढ़ा है। ऑटेरियन सॉफ्टवेयर स्टैक का लक्ष्य एकीकृत हार्डवेयर निरपेक्ष प्लेटफॉर्म देना है, जो ऑटोनॉमस सिस्टम्स के लिए सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ये प्लेटफॉर्म एयर, लैंड और सी डोमेन्स में वाहनों को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन है, जिससे ओपन इकोसिस्टम बनता है, जहां विभिन्न मैन्युफैक्चरर्स का हार्डवेयर एक साथ काम करता है। इस स्टैक का मुख्य हिस्सा ऑटेरियन OS है। यह ऑटेरियन के संस्थापक डॉक्टर लॉरेंस मेयर द्वारा बनाए गए ओपन सोर्स PX4 फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर का मजबूत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑटेरियन OS वो सॉफ्टवेयर बैकबोन है जो अनुबिस या सेट एक्स जैसे वाहनों के ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर चलता है और फ्लाइट कंट्रोल से लेकर मिशन एग्जीक्यूशन तक मुख्य कार्यों का प्रबंधन करता है। स्टैक का अगला भाग स्काईनॉड है, जो ऑटेरियन OS चलाने के लिए डिजाइन किया हार्डवेयर समूह है। इन यूनिट्स में रियल टाइम ऑपरेशंस के लिए फ्लाइट कंट्रोलर के साथ ऑनबोर्ड मिशन कंप्यूटर भी होता है, जो AI, कंप्यूटर विजन और एडवांस्ड कम्युनिकेशंस जैसे उच्च स्तरीय कार्य संभालता है। स्काईनोड एक ऑल इन वन एवियोनिक्स मॉड्यूल है, जिसे निर्माता अपने वाहनों में जोड़ सकते हैं। ये हार्डवेयर 3 मॉडलों में आता है। स्काईनोड S छोटे इंटीग्रेटेड सिस्टम्स जैसे FPV ड्रोन के लिए, स्काईनोड X मीडियम वर्कलोड्स के लिए और स्काईनोड N AI हेवी वर्कलोड्स के लिए। सबसे अधिक संभावना है कि अनुबिस में स्काईनोड X या N को एकीकृत किया जाएगा, जबकि सेट X जो एक छोटा टैक्टिकल ड्रोन है, उसमें स्काईनोड S का उपयोग किया जाएगा। X कॉन्फ़िगरेशन व्यापक कनेक्टिविटी, रिडंडेंट सेंसर
और टैक्टिकल रेडियो के लिए एक इंटीग्रेटेड ईथरनेट स्विच देता है। ओएस और हार्डवेयर को जोड़ने वाला सॉफ्टवेयर सेट ऑपरेटरों और डेवलपर्स को वाहन नियंत्रण, फ्लीट मैनेजमेंट और क्षमताएं बढ़ाने के इंटरफेस देता है। इसमें ऑटेरियन मिशन कंट्रोल है जो मिशन प्लानिंग, फ्लाइट कंट्रोल और रियल टाइम वाहन मॉनिटरिंग के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन सॉफ्टवेयर है। ऑटेरियन स्वीट क्लाउड आधारित टूल्स से फ्लाइट लॉगिंग, कंप्लायंस रिपोर्टिंग और स्वायत्त वाहनों के बेड़ों की रिमोट मॉनिटरिंग मैनेज करता है। ऑटेरियन ऐप स्टोर ऑटेरियन ओएस पर चलने वाले फर्स्ट और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के लिए मार्केट प्लेस है। ये ऐप्स खास क्षमताएं देते हैं, जैसे टर्मिनल स्ट्राइक्स के लिए FPV TGT गाइडेंस, समन्वित उड़ान के लिए स्वार्मिंग ऐप और नेविगेशन और GPS रहित वातावरण के लिए OKSI ऐप। लेकिन शायद ऑटेरियन का सबसे आकर्षक सॉफ्टवेयर, या अगर आप पुतिन हैं तो सबसे डरावना, उसका नेमिक्स सॉफ्टवेयर है। ये नेमेसिस है, जैसे ग्रीक प्रतिशोध की देवी। नेमिक्स एक AI संचालित सॉफ्टवेयर है जो स्वायत्त ड्रोन स्वाम्स को सक्षम करता है। यह रियल टाइम AI और कंप्यूटर विजन का उपयोग करता है ताकि ड्रोन एक समन्वित झुंड के रूप में काम कर सके और एक ही ऑपरेटर क्षेत्र संतृप्ति तथा एक साथ कई लक्ष्यों पर हमले वाले मिशनों के लिए कई ड्रोन संभाल सके। ऑटेरियन स्टैक के कौन से घटक अनुबिस और सीथेक्स ड्रोन में होंगे ये साफ नहीं है, लेकिन स्वार्मिंग क्षमताओं के कारण खासकर कॉम्पैक्ट सीफेक्स में इससे प्रबल संकेत मिलता है कि नेमिक्स एक मुख्य घटक होगा। अगर आप सैन्य मामलों की विस्तृत रिपोर्टिंग और विश्लेषण चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम कहानियों और उनके प्रभावों को विस्तार से समझाते हैं ताकि आप युद्ध के क्षेत्र में क्या हो रहा है उस पर पूरी तरह नजर रख सकें। अब ऑटेरियन के AI सक्षम सॉफ्टवेयर के साथ अनुबिस और CEFX को अधिक स्वायत्त नेविगेशन, लक्ष्य पहचान और हमले की क्षमता मिलती है। इन ड्रोन को कम मानवीय हस्तक्षेप में खुद लक्ष्य तक पहुंचने और चुनने में सक्षम होना चाहिए। ये ड्रोन AI का इस्तेमाल करके नेविगेशन और मिशन को अंजाम देंगे, GPS विहीन और चुनौतीपूर्ण युद्धक माहौल में भी, और यहाँ तक कि जब संचार लिंक जाम या खो जाए तब भी। यूक्रेन के लिए ये क्षमताएं ड्रोन को चलते और स्थिर लक्ष्यों पर सटीक हमला करने, अनावश्यक नुकसान और ऑपरेटर का काम कम करने में मदद करती हैं। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसा कि अच्छी तरह से दर्ज है, युद्ध में यूक्रेन की मुख्य कठिनाइयों में से एक जनशक्ति की कमी है। 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत में यूक्रेन की जनसंख्या रूस की तुलना में लगभग 3.5 गुना कम थी और 1991 में स्वतंत्रता के समय लगभग 52 मिलियन से अब और भी घट गई है। आज अनुमानित रूप से 39.5 मिलियन है। इसका मतलब है कि रूस के पास मोर्चे पर जनशक्ति में महत्वपूर्ण बढ़त है, खासकर पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन जैसे लंबे मोर्चे पर। रूस ने कई क्षेत्रों में एक साथ हमला कर यूक्रेन की कमजोर सेना को फैलने पर मजबूर किया, जिससे ऐसी कमजोर जगहें बनी हैं जिनका रूस फायदा उठा सकता है। मोर्चे पर यूक्रेन द्वारा ड्रोन का जबरदस्त इस्तेमाल करने से रूस की वह बढ़त काफी हद तक कम हो गई है। अब यूक्रेन के पास खुद ब खुद चलने और लक्ष्य ढूंढने वाले ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता उसकी कमजोरी को ताकत बना सकती है। यही बात यूक्रेन के रूस के अंदर गहराई तक किए जा रहे लंबी दूरी के हमलों पर भी लागू होती है। जैसा कि पहले बताया गया था, ये हमले दूरी, संख्या और प्रभावशीलता तीनों में बढ़ रहे हैं, और ये तो तब है जब हजारों की संख्या में लगभग स्वायत्त AI सक्षम ड्रोन झुंडों का व्यापक रूप से इस्तेमाल होना बाकी है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि पुतिन और रूस की सैन्य व्यवस्था में घबराहट है। रूस के प्रमुख सैन्य ब्लॉगर चैनल इंटेल स्लावा ने हाल ही में टेलीग्राम पोस्टों में ऐसी ही चिंताएं दोहराई। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद तुआप्सेर तेल रिफाइनरी में लगी आग की फुटेज के साथ चैनल ने रूसी वायु रक्षा प्रणाली पर बढ़ते दबाव को दिखाया। यह प्रवृत्ति युद्ध समर्थक टिप्पणीकारों में आलोचना के पैटर्न को दर्शाती है, जो अब यूक्रेनी ड्रोन हमलों के पैमाने और आवृत्ति से निपटने की इस प्रणाली की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। इसका संकेत स्पष्ट है। अगर यूक्रेन की ड्रोन क्षमताओं को उनके स्रोत पर बाधित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण बदलाव या प्रयास नहीं किए गए तो रूस को साल के अंत तक बढ़ती समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये तब है
जब ऑटेरियन एयर लॉजिक के AI ड्रोन स्वॉर्म्स को नहीं गिना गया। ये ड्रोन नए और अत्याधुनिक हैं, लेकिन केवल सैद्धांतिक प्रोटोटाइप नहीं हैं, बल्कि तत्काल जरूरत और युद्ध के विकास का परिणाम है। एयर लॉजिक के अनुसार हमारे इंजीनियरों ने इन सिस्टम्स को गोलाबारी में विकसित किया और अब जर्मन उद्योग इन्हें इतनी संख्या में बना रहा है कि युद्ध क्षेत्र की स्थिति बुनियादी तौर पर बदल रही है। असेंबली लाइन की हर यूनिट में वर्षों का युद्ध अनुभव है। UAS सेट से प्राप्त अनुभव के अलावा एयर लॉजिक ने अपने GOR प्लेटफॉर्म से भी बहुत कुछ सीखा है। GOR एक युद्ध में सिद्ध कैटापल्ट लॉन्च टू हिट ड्रोन है जो सामरिक और रणनीतिक ISR इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनिसेंस में उपयोग होता है। इसकी रेंज 161 मील 4 घंटे की एंड्योरेंस है और इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले माहौल में काम करने के लिए बनाया गया है। ऑटेरियन सॉफ्टवेयर कई अन्य प्रोजेक्ट्स में लागू हुआ है जिससे सामरिक और संचालन ज्ञान मिलता है। यूक्रेन में कंपनी को पेंटागन से $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें 33,000 AI सक्षम स्ट्राइक किट्स यूक्रेनी बलों को दी जाएंगी। स्काईनोड S हार्डवेयर आधारित किट्स स्वायत्त टर्मिनल गाइडेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रतिरोध देती है, जो अब तक की सबसे बड़ी स्वायत्त तकनीक तैनातियों में है। स्काईनोड S और नेमेक्स सिस्टम्स को अमेरिका में लाइटनिंग लैब्स कैस्टरेल ड्रोन में भी जोड़ा गया था। अमेरिकी सेना की 25वीं इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा इस्तेमाल किए गए ये स्थानीय रूप से निर्मित 5 इंच के क्वाडकॉप्टर कथित तौर पर 1 हफ्ते से भी कम समय में ऑटेरियन सिस्टम्स के साथ एकीकृत कर दिए गए थे। ताइवान में थंडर टाइगर ने ऑटेरियन की AI और सॉफ्टवेयर, जिसमें नेमेक्स शामिल है, सभी मानव रहित वाहनों में जोड़ा। ऑटेरियन ने जर्मन रक्षा कंपनी राइनमेटल के साथ दीर्घकालिक सहयोग किया है ताकि हवाई, जमीनी और नौसैनिक मानव रहित सैन्य प्रणालियों के लिए एक समान ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया जा सके। राइनमेटल ने ऑटेरियन में हिस्सेदार बनकर इस संबंध को और मजबूत किया है। अब जर्मनी में इन ड्रोन के लिए स्थापित की जा रही नई उत्पादन लाइनों से यूक्रेन को मिलने वाले लाभ स्पष्ट है। लगातार पहुंच रहे हजारों उन्नत AI सक्षम ड्रोन स्वायत्त नेविगेशन, टारगेटिंग और झुंड में हमले में सक्षम है, जिससे यूक्रेन की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता और प्रभावशीलता काफी बढ़ेगी। लेकिन इस समझौते से केवल यूक्रेन ही विजेता नहीं है। वास्तव में यही सिस्टम जर्मन सेना की गोला बारूद खरीद आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए बनाए जा रहे हैं, और अगर इन्हें यूक्रेन में सफलतापूर्वक तैनात किया जाता है तो संभावना है कि भविष्य में हम कई और सेनाओं को अनुबिस और सेट के लिए अपने ऑर्डर देते हुए देखेंगे। इस कहानी का एक और अहम पहलू है जो पुतिन को स्वायत्त ड्रोन से भी ज्यादा परेशान कर रहा है, वो है ड्रोन उत्पादन समझौता। जर्मन रक्षा मंत्रालय के समन्वय से यह सामरिक सहायता से बड़े पैमाने के निर्माण की ओर बदलाव दिखाता है, और वह जर्मनी में हो रहा है, यूक्रेन में नहीं। सुरक्षा, स्थिरता और यूक्रेनी निर्यात संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों ड्रोन का निर्माण पूरी तरह जर्मनी में यूक्रेनी निर्यात लाइसेंस के तहत किया जाएगा। ये एक बार की बात नहीं, बल्कि एक प्रवृत्ति है। 15 अप्रैल को यूक्रेनी और जर्मन रक्षा कंपनियों ने बिल्ड विद यूक्रेन के तहत 6 समझौते किए। जून 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस कार्यक्रम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर हथियार निर्माण द्वारा यूक्रेन की रक्षा उद्योग को बढ़ाना है। ये प्रयास साफ तौर पर असर दिखा रहे हैं। यूक्रेनी काउंसिल ऑफ गनस्मिथ्स के बयान के अनुसार ये 6 समझौते बिल्ड विथ यूक्रेन मॉडल के व्यावहारिक क्रियान्वयन हैं, जब यूक्रेनी समाधान यूरोपीय उद्योग के साथ साझेदारी, संयुक्त उत्पादन स्थल और नई उत्पादन क्षमताओं के साथ बढ़ाए जाते हैं। इन समझौतों में FPV ड्रोन के बड़े यूक्रेनी निर्माता TAF इंडस्ट्रीज ने जर्मन कंपनी थायरा के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि BPLA इंटरसेप्टर्स के उत्पादन के लिए यूक्रेनी जर्मन संयुक्त उद्यम बनाया जा सके। यूक्रेनी ड्रोन निर्माता कलवर एरोस्पेस ने जर्मन कंपनी हेल्सिंग के साथ संयुक्त ड्रोन विकास और उत्पादन के लिए समझौता किया है, जिसका उत्पादन जर्मनी में और फंडिंग जर्मन सरकार देगी। यूक्रेनी ड्रोन निर्माता वी ड्रोन ने जर्मन यूक्रेनी कंपनी क्वांटम सिस्टम्स के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाई, जो उसमें निवेशक भी है। उन्होंने वी स्ट्रिलर इंटरसेप्टर्स के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम हेतु सहयोग का ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। यूक्रेनी कंपनी उक्राविया सिस्टम और जर्मन पॉइंटो एक्स ने मिसाइल और विमान प्रणालियों के संयुक्त उत्पादन के लिए
सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रसिद्ध यूक्रेनी कंपनी फायर पॉइंट, जो फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल के लिए जिम्मेदार है, के साथ भी तकनीकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। FP2 और FP7 हाई स्पीड 120 मील रेंज की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलें या ड्रोन और जर्मन एयरक्राफ्ट पार्ट सप्लायर डील एविएशन। कुछ महीने पहले फरवरी में यूक्रेनी डेवलपर फ्रंटलाइन रोबोटिक्स ने नया ड्रोन बॉम्बर लिंटा 3.0 पेश किया, जिसे यूक्रेन और जर्मनी दोनों में बनाया जाएगा। ये पहला ड्रोन है जिसे पहले यूक्रेनी जर्मन संयुक्त उद्यम क्वांटम फ्रंटलाइन इंडस्ट्रीज में बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा यूक्रेनी फ्रंटलाइन रोबोटिक्स और जर्मन क्वांटम सिस्टम्स ने दिसंबर 2025 में की थी। तो सिर्फ अनुबिस और सेथेक्स ही नहीं है जिनसे पुतिन परेशान है। अगर रूसी पहले ही यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों से अपनी बुनियादी ढांचे की रक्षा में संघर्ष कर रहे हैं, तो यूरोपीय उत्पादन समझौतों के विस्तार से बढ़ते हमलों से वे कैसे निपटेंगे? शायद इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि अगर आज रूस के पास बाकी यूरोप के मुकाबले ड्रोन की बढ़त है, तो इन सौदों का मतलब है कि कल उसके पास ये बढ़त नहीं रहेगी। ये संयुक्त उद्यम उत्पादन व्यवस्थाएं यूक्रेन और यूरोप दोनों का भविष्य सुरक्षित कर रही है। ये दिखाता है कि यूक्रेन अब सिर्फ उपकरण पाने वाला देश नहीं रह गया है, ये अब मुख्य अनुसंधान और विकास केंद्र बन गया है, जहां यूरोपीय सुरक्षा का भविष्य तैयार किया जा रहा है और उसे बढ़ाया जा रहा है। रूसियों ने इसे चिंता के साथ नोट किया है। उसी दिन जब संयुक्त उपक्रमों की घोषणा हुई, रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूरोप व अन्य क्षेत्रों की 21 सुविधाओं की सूची जारी की, जिन पर यूक्रेन के लिए स्ट्राइक ड्रोन या उनके पुर्जे बनाने का आरोप है। इस सूची में 11 साइटें शामिल हैं, जिन्हें लंदन, म्यूनिक, रीगा, विल्नियस और प्राग जैसे शहरों में यूक्रेनी कंपनियों की शाखाओं के रूप में पहचाना गया है। साथ ही मैड्रिड, वेनिस और हैफा में 10 विदेशी उद्यम भी शामिल है। इस सूची को प्रकाशित करने के निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव, एक्स पर सबसे बेलगाम रूसी नेताओं में से एक, ने पोस्ट किया कि ये पते रूसी सशस्त्र बलों के संभावित सैन्य लक्ष्यों की सूची हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान को शब्दशः लेना चाहिए। यूरोपीय ड्रोन और उपकरण बनाने वाली सुविधाएं रूसी सेना के संभावित लक्ष्य हैं। हमले कब होंगे ये आगे की घटनाओं पर निर्भर है। उन्होंने पोस्ट के अंत में लिखा, अच्छी नींद ले यूरोपीय साझेदारों। पुतिन इन सुविधाओं पर हमला करने का आदेश देंगे या नहीं, देखना बाकी है। ये युद्ध की अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी और निश्चित रूप से नाटो रूस को आमने सामने लाएगा। यूक्रेन की वायुसेना को स्वीडन की बदौलत एक जबरदस्त अपग्रेड मिला है। ये कोई शानदार फाइटर जेट नहीं है, ये कोई टैक्टिकल बॉम्बर भी नहीं है। असल में इसमें कहने लायक कोई आक्रामक क्षमता नहीं है, और फिर भी बिना एक भी गोली चलाए ये गुप्त विमान रूस की सामरिक योजनाओं और इस युद्ध को जीतने की उसकी उम्मीदों को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। वो विमान है साहब 340 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW और सी विमान, जिसे ASC 890 के नाम से भी जाना जाता है, और इसका कीव के आसमान में आना लंबे समय से प्रतीक्षित था। ये मई 2024 की बात है, जब स्वीडन ने अपने 16वें सैन्य सहायता पैकेज के तहत इन 2 विमानों को यूक्रेन को देने की घोषणा की थी। ये स्वीडन द्वारा यूक्रेन को भेजा गया सबसे बड़ा सहायता पैकेज था, जिसकी कीमत लगभग 13.3 अरब स्वीडिश क्रोनर थी, जो उस समय लगभग 1.25 अरब डॉलर के बराबर थी। लेकिन यूक्रेन तुरंत अपने नए विमानों का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाया। स्वीडिश अधिकारियों ने सहायता पैकेज की घोषणा करते हुए कहा था कि एयर क्रू, मेंटेनेंस टीम की ट्रेनिंग और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में 1 साल या उससे ज़्यादा समय लग सकता है। नतीजतन विशेषज्ञों का अनुमान था कि यह 2025 के मध्य से लेकर अंत तक या फिर 2026 की शुरुआत तक भी हो सकता है। जब तक हमने साब 340 को वास्तव में आसमान में उड़ान भरते और यूक्रेन की सेना को वास्तविक ठोस लाभ पहुंचाते हुए देखना शुरू नहीं किया, और वे अनुमान काफी हद तक सही साबित हुए। ये जून 2025 में था जब यूक्रेन में इस AEW&C विमान के संचालन की पहली रिपोर्ट सामने आई। तब तक कई पर्यवेक्षकों ने सोचा था कि ये विमान कितने उपयोगी होंगे। आखिरकार साब 340 लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च करने या रूसी बुनियादी ढांचे पर
सटीक निर्देशित बम गिराने में सक्षम नहीं था। इसलिए ये यूक्रेनी वायुसेना के शस्त्रागार में गेम चेंजर नहीं लगता था। हालांकि विमानन और सैन्य विशेषज्ञ इन विमानों के आगमन को लेकर सावधानी के साथ उत्साहित थे। वे समझते थे कि ये विमान कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये हथियार दागने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अमूल्य खुफिया जानकारी और स्थितिजन्य जागरूकता देने के लिए था, जिससे यूक्रेन आक्रामक और रक्षात्मक अभियानों को अंजाम दे सके। और जून 2025 में दुनिया ने देखा कि साब 340 क्या कर सकता है जब इसने एक ऐतिहासिक घटना में मुख्य भूमिका निभाई, एक रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराने में। जर्मन अखबार बिल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार एक रूसी सुखोई सू-35 को यूक्रेनी F-16 ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी हिस्से के ऊपर कहीं मार गिराया। ये सिर्फ जेट बनाम जेट डॉग फाइट नहीं थी। ये जटिल ऑपरेशन यूक्रेनी वायुसेना द्वारा कई फाइटर जेट्स को रूस के कब्जे वाले इलाकों और कुर्स्क क्षेत्र में रूसी ठिकानों पर बमबारी के लिए भेजने से शुरू हुआ। जवाब में रूस ने अपने प्रमुख एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर्स में से एक को तैनात किया ताकि यूक्रेनी जेट्स को मार गिराया जा सके या उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सके। इसके बजाय रूसी पायलट सीधे घात में फंस गया और ये सब साब 340 की वजह से हुआ। AEW और C विमान पहले से ही हवा में था। रूस का जेट जमीन से उड़ान भरने से काफी पहले अपने अत्याधुनिक रडार सिस्टम के साथ वो आसपास के इलाके में दुश्मन की किसी भी हलचल के संकेतों को स्कैन कर रहा था। उसे सू-35 का पता लगाने और सैकड़ों मील दूर से उसका पीछा करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। पायलट को लगा कि वह अपने दुश्मन को चौंका देगा। असल में यूक्रेन के लड़ाकू विमान जानते थे कि क्या आ रहा है और जैसे ही जेट उनकी रेंज में आया, एक यूक्रेनी F-16 पायलट ने स्वीडिश जासूसी विमान द्वारा दी गई जानकारी का इस्तेमाल करते हुए AIM-120 मिसाइल दागी, जिससे Su-35 हवा में ही घूमता हुआ नीचे गिर गया। पायलट के पास इजेक्ट करने का समय था, लेकिन विमान रूस की सीमा के अंदर 10 मील जाकर क्रैश हुआ। इन विमानों की कीमत करीब $85 मिलियन है और क्रेमलिन को इतनी कीमती संपत्ति खोना पसंद नहीं। लेकिन उसका 4.5 जनरेशन फाइटर साब 340 द्वारा हर हरकत पर नजर रखने के बावजूद कोई मौका नहीं पा सका। इस घटना के बाद विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने इस AEW और C विमान के त्वरित प्रभाव को लेकर अपना उत्साह जताया। विश्लेषक जेक ब्रो ने उदाहरण के लिए X पर लिखा, रूस ने एक और सू-35 खो दिया। सिद्धांत यह है कि अब यूक्रेन के पास अपने F-16 बेड़े के साथ स्वीडिश साब AEW और C विमान संचालन में हैं। इस क्षमता को हासिल करने और यूक्रेन के लिए पाने में सालों लग गए। शाबाश सभी को। यूक्रेन फाइट्स टेलीग्राम चैनल ने विमानों को सुरक्षित और छुपाकर रखने के महत्व पर जोर दिया। कहते हैं कि यह ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन अब हमें साब विमान का पूरी सावधानी से छलावरण करना होगा। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन को ये विमान सिर्फ 2 ही मिले। एक मिसाइल से इनमें से किसी एक विमान को हमेशा के लिए निष्क्रिय किया जा सकता है, इसलिए कीव की सेनाओं को इनका खास ध्यान रखना होगा। सौभाग्य से वे यह काम अच्छी तरह कर रहे हैं, क्योंकि मार्च 2026 में एक नया वीडियो आया जिसमें इन विमानों में से एक को यूक्रेनी क्षेत्र के भीतर या उसके पास उड़ते दिखाया गया। और इन विमानों के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताना सच में असंभव है। लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि ये यूक्रेन के लिए कितने मूल्यवान हैं, चलिए पहले ये समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। क्योंकि साब 340 सिर्फ एक विमान नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये एक उड़ता हुआ रडार स्टेशन है, एक फाइटर कंट्रोल नोड है, एक मोबाइल इंटेलिजेंस इकट्ठा करने वाली मशीन है जो स्थानीय और दूरस्थ यूनिट्स को रियल टाइम डेटा की भारी मात्रा में आपूर्ति करती है। ये यूक्रेनी कमांडरों को फैसलों के लिए जानकारी देती है, जिससे वे दुश्मनों से आगे सोच सके और आगे रह सके। और ये ऐसी चीज़ है जो यूक्रेन के पास पहले कभी नहीं थी। इसके पास ज़मीन और फाइटर जेट के कई रडार थे, साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियां भी थी जो हवाई खतरे के संकेत खोजती थी। साब 340 कुछ बिल्कुल अलग प्रदान करता है। ये आसमान में एक नज़र रखने वाला प्लेटफॉर्म है जिसे साब के PS-890 ESA रडार से शक्ति मिलती है। एरियाई सिस्टम के साथ बनाया गया ये रडार विमान के धड़ के ऊपर
एक खास बैलेंस बीम स्टाइल फेयरिंग में लगाया गया है। ये कई अन्य AEW और C विमानों से काफी अलग है, जिनमें अक्सर गोलाकार रडार सिस्टम होते हैं। और ये रडार कोई मजाक नहीं है। ये लगभग 280 मील दूर हवा और समुद्र के लक्ष्यों का पता लगा सकता है। लगभग 20,000 फीट की औसत ऊंचाई पर उड़ते हुए ये न केवल दर्जनों बल्कि सैकड़ों लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करने में सक्षम है। सटीक रूप से कहें तो 1000 हवाई लक्ष्य और 500 सतही लक्ष्य। यूक्रेन की स्थिति जानने में ये काफी मददगार है। साप 340 मिलने से पहले यूक्रेन की सेनाएं केवल सीमित जानकारी ही देख पाती थीं। विभिन्न निगरानी प्रणालियों जैसे टोही ड्रोन और जमीन आधारित राडार से जुड़े टुकड़े। साप 340 खेल को बदल देता है, जिससे यूक्रेन को अपने चारों ओर के युद्ध क्षेत्र का सबसे स्पष्ट और व्यापक दृश्य मिलता है। और शायद इस विमान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी लुक डाउन राडार क्षमताएं हैं। लुक डाउन राडार वह हवाई राडार सिस्टम है जो दुश्मन के कम ऊंचाई पर उड़ते लक्ष्यों को पहचानने, ट्रैक करने और यहां तक कि उन्हें निशाना बनाने में मदद करने में सक्षम होता है। ग्राउंड राडार सीमित होते हैं। वे अपने चारों ओर दर्जनों मील तक देख सकते हैं, लेकिन उनके रास्ते में हमेशा कुछ न कुछ बाधाएं रहेंगी जो उनकी दृष्टि को धुंधला कर देती है, उनके देखने के रास्ते को रोक देती है और उन चीज़ों का पता लगाने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है जिन्हें वे पहचानने के लिए बनाए गए थे, जैसे दुश्मन के फाइटर जेट, बॉम्बर, ड्रोन या मिसाइलें। पहाड़, जंगल, इमारतें और पृथ्वी की गोलाई जैसी चीज़ें ऐसी प्रणालियों के लिए समस्याएं बनती हैं। और यही वजह है कि इतने सारे विमान, यहाँ तक कि कुछ मिसाइलें और ड्रोन भी ज़मीन के बहुत करीब उड़ने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि वे भौगोलिक संरचनाओं के पीछे छुप सके और अपने दुश्मनों के पास सबसे कम पकड़े जाने की संभावना के साथ चुपके से पहुंच सके। लेकिन ये रणनीतियाँ लुकडाउन क्षमता वाले रडार विमानों पर बेअसर हैं। उन्हें जंगलों या यहाँ तक कि ऊंचे पहाड़ों के रास्ते में आने या उनकी दृष्टि को बाधित करने की कोई चिंता नहीं होती। ऊपर से जमीन का निरीक्षण करते हुए वे ड्रोन, क्रूज मिसाइल जैसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों का आसानी से पता लगाकर उनका पीछा कर सकते हैं और अन्य लक्ष्यों को भी ट्रैक कर सकते हैं। एक ऐसा लक्ष्य जिसने पूरे युद्ध के दौरान यूक्रेन को भारी परेशानियां दी है, जिस पर रूस ने पूरी फ्रंट लाइन पर भारी तबाही मचाने के लिए बहुत अधिक निर्भर किया है। बार बार यूक्रेनी रक्षा ठिकानों, किलेबंदियों, बख्तरबंद वाहनों और सैनिकों की भीड़ को नष्ट किया है। ग्लाइड बम। लेकिन इससे पहले कि हम और समझाएं, अभी और भी बहुत कुछ है। तो अगर आपको यह सैन्य शो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ग्लाइड बम पूरे युद्ध के दौरान यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रहे हैं, और जैसे जैसे रूस ने अपनी तकनीक में सुधार किया है, यह समस्या और भी बढ़ती गई है। ये बम कई प्रकार के होते हैं, जैसे फैब या कैब, जिन्हें UMP के किट लगाई जाती है। यह उन्हें साधारण गोला बारूद से स्मार्ट बम में बदल देता है, जो जड़त्वीय और सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों को बहुत कम गलती के साथ निशाना बना सकते हैं। फ्रंट लाइन के विवादित इलाकों से काफ़ी पीछे अपेक्षाकृत सुरक्षित जगहों से छोड़े गए ये बम कम ऊंचाई वाले रास्तों पर उड़ते हैं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, जिससे इन्हें रडार स्क्रीन पर देख पाना मुश्किल हो जाता है। यूक्रेन ने वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर के जरिए इनका मुकाबला करने की कोशिश की है, लेकिन रूस ने लगातार अपनी स्मार्ट बम सैटेलाइट सिस्टम को बेहतर बनाकर और जैमर से निपटने के लिए अतिरिक्त एंटेना जोड़कर चुनौती को और बढ़ा दिया है। दोनों पक्ष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रूस के बमों ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। फ्रंट लाइन और यूक्रेनी कस्बों, शहरों, सप्लाई नोड्स में ग्लाइड करते हुए ये बम सैकड़ों या हजारों पाउंड के वारहेड ले जा सकते हैं, जो पल भर में इमारतें मिटा सकते हैं। और इन बमों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक बार लॉन्च हो जाने के बाद इन्हें रोकना हमेशा से ही बेहद मुश्किल रहा है। अगर यूक्रेन इन्हें लॉन्च से पहले ही रोक ले तो क्या होगा? अगर यूक्रेन Su-34 और Su-35 जेट्स जैसे लॉन्च प्लेटफॉर्म्स का पता लगाकर अपने फाइटर या सेम बैटरियों से दबाव बनाए तो रूसी पायलट सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। उन्हें अपने बम खराब जगहों से ज़्यादा दूरी से लॉन्च करने पड़ेंगे, या सबसे अच्छा तो यह होगा कि वे उन्हें लॉन्च ही न कर पाएं। यहीं पर साप 340 काम आता है। अपनी जबरदस्त रेंज
और लुक डाउन क्षमताओं के साथ ये AEW और C विमान रूस के बॉम्बर्स को लगभग 300 मील दूर से देख सकते हैं। ये उनके स्थानों की जानकारी यूक्रेन के फाइटर और मिसाइल प्लेटफॉर्म्स को भेज सकता है जो इन्हें इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये सिचुएशनल अवेयरनेस का बिल्कुल नया स्तर है, लेकिन पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। बताया गया है कि यूक्रेन के पास केवल 2 ऐसे विमान हैं। अपने बड़े रडार रेंज के बावजूद 2 विमान 2,33,000 वर्ग मील से बड़े देश की पूरी और लगातार निगरानी के लिए पर्याप्त नहीं है। इन विमानों की दुर्लभता और महत्व के कारण यूक्रेन इन्हें खतरे में नहीं डालेगा। यूक्रेन की सेनाएं इन विमानों को पश्चिमी इलाकों में चलाती है और रूसी हमलों से बचने के लिए इन्हें अक्सर एक एयरफील्ड से दूसरी जगह ले जाती है। इन विमानों को गंभीर नुकसान पहुंचाना या रडार सिस्टम नष्ट करना आसान है, जिससे ये बेकार हो सकते हैं। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि यूक्रेन की सेना स्वाभाविक रूप से ऐसे महत्वपूर्ण संसाधनों के इस्तेमाल की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करेगी। लेकिन तर्क कहता है कि वे संभवतः हमेशा एक को रिजर्व में रखते हैं, ताकि जब भी मिसाइल या ड्रोन का तीव्र हमला हो तो उसे तुरंत सक्रिय किया जा सके। दूसरा विमान शायद पूर्वी क्षेत्रों के करीब नियंत्रित उड़ानें करता है, जिससे वह रूसी बम वर्षकों का पता लगाने की सीमा में आ सके और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित दूरी पर लौट सके। किसी भी तरह से, भले ही इनका सीमित उपयोग हो, ये विमान फर्क ला रहे हैं। ये रूस को एक और समस्या दे रहे हैं, एक और खतरे के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब हर बार जब रूसी बमवर्षक अगली उड़ान के लिए तैयार होंगे तो उनके मन में हमेशा एक छोटी सी चिंता रहेगी, वो डर कि यूक्रेन का AEW और C विमान कहीं ऊपर उनकी स्थिति के ऊपर उड़ रहा है, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है और वो जानकारी उन अन्य यूनिट्स को भेज रहा है जो पहले से ही उन्हें मार गिराने की तैयारी कर रही है। ये मायने रखता है, क्योंकि इससे रूस की बमबारी अभियानों पर असर पड़ेगा। हालांकि क्रेमलिन के पास बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन हो सकते हैं, लेकिन उसके पास इतने ज्यादा हाई एंड जेट्स और विमान नहीं हैं जो इस तरह के बम गिराने में सक्षम हों। हर एक की कीमत करोड़ों डॉलर है। ये रूस की कीमती संपत्तियां हैं जिन्हें वह खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए कमांडरों को इन्हें ज्यादा सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है कि उन्हें मोर्चे से और दूर ले जाना और उन्हें अपने बम पहले या कम ऊंचाई से गिराने का आदेश देना, जिससे इन हथियारों की प्रभावशीलता और सटीकता में कमी आ सकती है। इससे यूक्रेन की मोर्चे पर जीवित रहने की संभावना बढ़ेगी और यह कीव की सेनाओं की बड़ी जीत है। हालांकि साप 340 से जुड़ी एक और संभावित बाधा है जिसका उल्लेख करना जरूरी है, और वो है लिंक 16 की समस्या। लिंक 16 एक सुरक्षित, हाई स्पीड और इलेक्ट्रॉनिक युद्धरोधी टैक्टिकल डेटा लिंक नेटवर्क है, जिसका उपयोग अमेरिकी और नेटो सेनाएं रियल टाइम में लड़ाई से जुड़ा डेटा, तस्वीरें और आवाज विमानों, जहाजों व जमीनी वाहनों के बीच साझा करने में करती है। यह सिस्टम आधुनिक सिचुएशनल अवेयरनेस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उदाहरण है, जो सभी यूनिट्स को युद्ध क्षेत्र की स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर देता है। AEW और C विमान लिंक 16 में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से उस डेटा को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होते हैं जिसे बाद में पूरे नेटवर्क में साझा किया जाता है। आदर्श रूप से यूक्रेन ऐसा सेटअप चाहता है जिसमें उसका साप 340 आसपास के क्षेत्र को स्कैन करे और वही रडार तस्वीर पास के F-16 और अन्य यूक्रेनी फाइटर जेट्स जैसे मिराज 2000 और यहाँ तक कि पश्चिमी वायु रक्षा प्रणालियों को भी भेजे। यह सब कुछ बदल सकता है। साब विमान समय रहते खतरों का पता लगा लेंगे। जेट्स और वायु रक्षा बैटरियां लगभग तुरंत ही वह बेहद जरूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगी और पूरा नेटवर्क एक एकीकृत संरचना के रूप में एक साथ प्रतिक्रिया दे सकेगा। एक समस्या है, 2024 में रिपोर्टों में कहा गया कि यूक्रेन के F-16 विमानों से लिंक 16 सिस्टम हटा या निष्क्रिय किए गए ताकि यह तकनीक रूस के हाथ न लगे। अगर क्रेमलिन की सेना किसी यूक्रेनी फाइटर जेट को मार गिराने या कब्जे में लेने में सफल होती, अब तक पुष्टि या इनकार नहीं हुआ कि लिंक 16 कनेक्टिविटी यूक्रेन को मिली है या नहीं, लेकिन यहाँ एक संभावित अच्छी खबर हो सकती है। मार्च 2025 में यूक्रेन के F-16 विमानों में किए गए बदलावों से जुड़ी खबरें सामने आई। उन बदलावों में लिंक 16 सिस्टम का आंशिक या पूरा पुनर्स्थापन भी हो सकता है। अगर ऐसा है
तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बात होगी, जिससे देश के जेट्स को अपने दुश्मन पर जबरदस्त बढ़त मिलेगी और रूसी ग्लाइड बम दागने वाले विमानों का पता लगाने और उन्हें निशाना बनाने की लगभग बेजोड़ क्षमता मिल जाएगी। लेकिन लिंक्स 16 के बिना भी साब 340 वायुसेना के शस्त्रागार में एक शानदार जोड़ है। ये यूक्रेन की निगरानी और पहचान क्षमताओं को युद्ध के शुरुआती चरणों की तुलना में कहीं आगे बढ़ा देता है और रूस के हवाई खतरों को ट्रैक करने और उन्हें वही रोकने के लिए नए अवसर खोलता है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। साब एरिया रडार सिस्टम के बाद के संस्करणों में सिंथेटिक एपर्चर रडार और ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन कार्यक्षमता शामिल होने की बात कही जाती है। पहला आसपास के इलाके की विस्तृत तस्वीर बनाने में मदद करता है, जबकि दूसरा दुश्मन की सेना और वाहनों की गतिविधियों को पहचानने और ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर यूक्रेन के पास ये 340 विमान इन तकनीकों से लैस है तो वे रूसी बम वर्षकों की पहचान, रोकथाम और जमीनी सेनाओं की निगरानी में भी कारगर हैं। अगर ऐसा है तो इन विमानों के और भी संभावित उपयोग सामने आते हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ रक्षात्मक अभियानों के लिए ही नहीं, बल्कि कब्जे वाले इलाकों और अग्रिम मोर्चों पर निगरानी मिशनों के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें रूसी हमलावर टीमों, टैंक कॉलमों, बख्तरबंद वाहनों की गतिविधियों और अन्य चीजों पर नजर रखी जा सकती है। और मत भूलिए, स्वीडन ने यूक्रेन को सिर्फ यही विमान भेजने का वादा नहीं किया है। अक्टूबर 2025 में स्टॉकहोम ने भी 150 तक साब JAS 39 ग्रिपेन EF सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की एक खेप देने का वादा किया था। बेहतर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, एडवांस्ड एवियोनिक्स, उच्च सर्वाइवेबिलिटी, आधुनिक खतरों से निपटने के लिए बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं और शानदार फुर्ती के साथ ये फाइटर बहुत कुछ लेकर आते हैं। ग्रिपेन और 340 मिलकर एक शानदार जोड़ी बन सकते हैं और यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमताओं को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। वे मिलकर कीव के रक्षकों को फ्रंटलाइन इलाकों या कब्जे वाले क्षेत्रों में कुछ हद तक हवाई दबदबा कायम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे जमीनी बलों के लिए हमले करना और खोई हुई जमीन वापस पाना काफी आसान हो जाएगा। अभी ये सब कल्पना है, लेकिन साब 340 पूरी तरह वास्तविक है। ये विमान यूक्रेन में साफ तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, आसमान को छान रहे हैं और आसपास की जमीन को स्कैन कर रहे हैं। देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए लगातार खुफिया जानकारी दे रहे हैं और देश की किलचेन में एक महत्वपूर्ण स्तर जोड़ रहे हैं। यह जमीनी रडार सिस्टम से अधिक दूर और स्पष्ट देख सकता है। 340 यूक्रेनी लड़ाकों और एयर डिफेंस बैटरियों के लिए बहुत उपयोगी है। ये उन्हें पहले से कहीं ज्यादा तेजी और कुशलता से लक्ष्यों को खोजने और प्राथमिकता देने में मदद करता है, जिससे वे अपने दुश्मन पर बढ़त हासिल कर लेते हैं, जबकि रूस को या तो अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करना पड़ता है या अपने सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों को खोने का जोखिम उठाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा वरदान है और जैसे जैसे और स्वीडिश विमान रास्ते में हैं, साथ ही अन्य पश्चिमी हथियार और सिस्टम भी अलग रूपों में आ रहे हैं, यूक्रेन यहाँ से और भी मजबूत होता जा रहा है। अब रूसी अधिकारी भी मान रहे हैं कि यूक्रेन तेजी पकड़ रहा है और युद्ध क्रेमलिन की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को देखें ताकि आप जान सके कि 2026 की शुरुआत में रूस की हताहत दर क्यों और कैसे बढ़ गई, जहां क्रेमलिन के ज्यादा से ज्यादा सैनिक मोर्चे पर पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद मारे जा रहे हैं। और अंत में ताज़ा सैन्य समाचार, विश्लेषण और रणनीतियों, युद्ध नीति और उपकरणों की जानकारी के लिए आज ही मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें।